कोई मुझसे ये पूछे आस्क मी दिस कि सर मेंस की प्रिपरेशन है क्या, तो सारे वेरिएबल्स हटाने के बाद अगर मैं किसी एक चीज को बोलूं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेंस की प्रिपरेशन है वो क्या है, माइक्रो थीम की प्रिपरेशन। नाउ द थिंग इज कि नोट्स की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए ताकि आपके आंसर की क्वालिटी बेटर हो जाए। तो कैसे क्वालिटी नोट्स हम बना सकते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करें। नाउ अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं बट आपको आंसर राइटिंग नहीं आती तो आप एग्जाम में बहुत ही बिलो परफॉर्म करके आने वाले हैं और एग्जाम क्लियर नहीं। आपको आंसर राइटिंग आती है बट आपके पास नोट्स नहीं है तो आपका कंटेंट जेनरिक होगा, उसके बाद एग्जाम क्लियर नहीं। हर साल जब हम लिस्ट से स्टार्ट कर रहे होते हैं स्मैश मींस नेक्स्ट ईयर का, उसके शुरुआत में वी टेक दीज लेक्चर्स द स्ट्रेटजी वंस, ताकि अराउंड द ईयर अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम आए आप इन लेक्चर्स को रिविजिट कीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ मींस प्रिपरेशन यही रहने वाले हैं। चीजें जो जर्नी के दौरान होंगी वो मेंटर आपको फॉल्ट फाइंडिंग और कोर्स करेक्शन के थ्रू बार-बार इंप्रूव कराता है। सो नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोग्राम, सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट स्कैन दिस QR code. What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be Civil's Daily. You need to have that X factor in your answer. With the help of X Factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X Factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. So let's start the webinar. Now एक बात समझने की है कि यूपीएससी के अंदर स्ट्रेटजी और गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक सीरियस स्टूडेंट पढ़ाई तो कर लेता है, हार्ड वर्किंग भी बहुत है, बट अल्टीमेटली क्या होता है उसका एग्जाम नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है एग्जाम निकालने का वो उसको पता नहीं, राइट टाइम पे उसको राइट गाइडेंस मिले। दैट इज वाई द लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने लेट्स से एज अ बिगिनर एक महीने जम के पढ़ाई की, फॉर एग्जाम्पल एक महीने आप क्या कर रहे हो, खूब मेहनत करके आपने पढ़ाई की, बट अगर इस पढ़ाई की डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आपका ये पूरा महीना क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट? दिस इज गोइंग टू हैपन। और ये तो एक बहुत छोटा सा जैसे टाइम पीरियड था। स्टूडेंट्स हैव गिवन मल्टीपल मींस मल्टीपल ईयर्स उन्होंने दे दिए हैं, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि राइट प्रोसेस पता नहीं। अगर प्रोसेस राइट होगा, एक बार एग्जाम नहीं निकलेगा, दो बार नहीं निकलेगा, तीसरी बार में निकल जाएगा, राइट? नाउ ऑन द स्क्रीन आई कैन शो यू सम ऑफ द वेटरन एस्पिरेंट्स जो कि 3-3 बार मेंस दे चुके हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने 4 बार मेंस लिखा हुआ, 2 बार फॉरेस्ट भी लिखा हुआ है, उसके बाद भी मेंस एग्जाम अभी तक एक बार क्लियर नहीं हुआ। स्टूडेंट्स लाइक दीज दे रीच आउट टू अस, दे टॉक टू अस एंड वी हेल्प देम इन इंप्रूविंग देयर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द मेंस एग्जामिनेशन, राइट? नाउ एक बात समझने की है कि सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, राइट? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू ओपन अप देयर कैमरा सो दैट आई कैन सी देयर फेसेस एंड उससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपको बातें समझ में आ रही है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इवन आफ्टर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम? Those students who are hard working, right? I'm talking about those students. तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेज की प्रिपरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? और जो प्रीलिम्स का पेपर आएगा, फाइनल प्रीलिम्स पेपर होने वाला है, मैं इसको पीपी से लिख दे रहा हूँ, प्रीलिम्स पेपर। तो जो आप पढ़ के जाते हो, जो आप स्टडी करके जाते हो या जो आप लर्न करके जाते हो, राइट, उसमें और पेपर जो आ रहा है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, राइट? गैप होता है जिसकी वजह से बहुत सारे हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 5 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख एग्जाम लिख रहे हैं और उसमें से सिर्फ 15,000 के अराउंड लोग ही क्लियर कर पा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, डिस्पाइट द लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो यस, देयर इज अ गैप जो स्टूडेंट फिगर आउट नहीं कर पा रहे, राइट? सिमिलरली इट हैपेंस विद द मेंस आल्सो। मेंस में भी यही होता है कि आप पढ़ के जाओगे, बहुत सारी चीजें कंटेंट पढ़ के जाओगे, बहुत सारे जैसे टेस्ट लगा के जाओगे, बट जो रियल एग्जाम आने वाला है ना मेंस का, बट जो रियल मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो यूपीएससी मेंस होने वाला है, दैट इज गोइंग टू व्हाट, ये इसमें आपको एक गैप नजर आएगा अपनी प्रिपरेशन में, इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लॉट, गिविंग लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, राइट? सिमिलरली इट हैपेंस विद द इंटरव्यू, जो मॉक में पूछा जाता है और जो रियल यूपीएससी का जो बोर्ड होता है उनमें जो रियल मॉक होता है, रियल इंटरव्यू होता है, उनमें भी आपको बहुत सारे गैप देखने को मिले, क्योंकि ये एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। चीजें जो आप पढ़ के जा रहे हो वो नहीं आने वाली, ये हमेशा से होता हुआ आया, राइट? यानी कि आपको जो आप पढ़ के जा रहे हो उससे कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा
एप्टीट्यूड जिसके थ्रू आप एग्जाम को क्लियर कर पाओ, राइट? इस पढ़ाई के दौरान आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इस गैप को फिल कर पाओगे और तब जाके एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर स्टडिंग अ लॉट, पढ़ बहुत रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट वो एप्टीट्यूड जो है एग्जाम के प्रति वो डेवलप नहीं हो पा रहा, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस गैप इज रिमेनिंग, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स दे आर अनेबल टू क्लियर द एग्जाम। तो एक मेंटरशिप का काम क्या होता है, एक मेंटर का काम क्या होता है कि यही गैप पकड़ के बच्चों के फिल कराना, हर एक लेवल पे ब्लाइंड स्पॉट्स को पकड़ना, हर एक लेवल पे फॉल्ट फाइंडिंग करना, उनको राइट प्रोसेस समझाना, ताकि ये जो गैप को है ना क्लोज कर पाया जाए, राइट? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो कुछ चीजें स्ट्रेटजी वाइज आपको सही से प्लान करनी पड़ेगी ताकि ये गैप क्लोज हो पाए पहले दिन से ही। कुछ चीजें फॉल्ट फाइंडिंग कोर्स करेक्शन के थ्रू होंगी, फॉल्ट फाइंडिंग एंड कोर्स करेक्शन के थ्रू होंगी, कोर्स करेक्शन मैं लिख दे रहा हूँ सीसी से, थ्रू आउट द जर्नी, राइट? सारी चीजें पहले दिन नहीं होने वाली, ठीक है? सारी चीज पहले दिन नहीं होगी, इसलिए जर्नी के दौरान फॉल्ट फाइंडिंग और कोर्स करेक्शन करके आपको बार बार ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाती है, राइट? सो अगर आपके पहले दिन स्ट्रेटजी सही हो तो फॉल्ट फाइंडिंग और कोर्स करेक्शन करना भी आसान होता है और आप चीजों का मेक सेंस कर पाते हो और एग्जाम में बेटर कर पाते हो, राइट? सो एवरी ईयर, हर साल जब हम अपना एक नया बैच लॉन्च कर रहे होते हैं, हर साल जब हम लेट्स से स्टार्ट कर रहे होते हैं स्मैश मीन्स नेक्स्ट ईयर का, उसके शुरुआत में वी टेक दीज लेक्चर्स द स्ट्रेटजी वंस, ताकि अराउंड द ईयर अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम आए, आप इन लेक्चर्स को रिविजिट कीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ मीन्स प्रिपरेशन यही रहने वाले हैं। चीजें जो जर्नी के दौरान होंगी वो मेंटर आपको फॉल्ट फाइंडिंग और कोर्स करेक्शन के थ्रू बार बार इंप्रूव कराता है, राइट? सो आज हम 2027 के लिए, स्मैश मीन्स 2027 के लिए कैसे एक 2027 में जो स्टूडेंट अपीयर करने वाला है वो मेंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकता है और इस तरीके से कैसे कर सकता है कि वो अपना बहुत सारा साल बचा पाए, जहां पे उसको हिट एंड ट्रायल मेथड ना करना पड़े, राइट? हिट एंड ट्रायल मेथड ना करे, वो एक स्ट्रेटजी को फॉलो करे और अपना बहुत सारा साल बचा पाए और एग्जाम को बहुत जल्दी से क्लियर कर पाए, राइट? दिस इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज। नाउ दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी ओनली मेंस रिलेटेड, राइट? सो इफ यू आस्क मी कि सर मेंस की प्रिपरेशन है क्या, ठीक है? तो मेंस की प्रिपरेशन जो है ना वो क्लियरली इन 3 स्टेजेस में होती है, पहली बात तो ये समझो। और कोई मुझसे ये पूछे इफ यू आस्क मी दिस कि सर मेंस की प्रिपरेशन है क्या, तो सारे वेरिएबल्स हटाने के बाद अगर मैं किसी एक चीज को बोलूं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेंस की प्रिपरेशन है ना वो क्या है, माइक्रो थीम की प्रिपरेशन, राइट? माइक्रो थीम की प्रिपरेशन, ठीक है? और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट्स पे ही क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है? और इन्हीं एस्पेक्ट्स पे आप प्रिपेयर करके इसके अराउंड टॉपिक्स डायमेंशंस को कवर करके आप अपनी तैयारी करके जाते हो और एग्जाम में क्या करते हो, बैठते हो। कभी भी आप अनप्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट्स पे तैयारी नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते। तो मेंस के लिए जो भी चीजें प्रेडिक्टेबल हैं वो क्या है, माइक्रो थीम है, राइट? This we have derived after having lot of, let's say, back and forth with rankers, and we came out these micro themes idea and we made the whole micro theme booklet. तो मेंस की प्रिपरेशन क्या करनी है, माइक्रो थीम की प्रिपरेशन, ठीक है? और मेंस की प्रिपरेशन में इसी माइक्रो थीम को आपको सबसे पहले स्टेज में क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है इन डेप्थ में। दूसरे स्टेज में क्या बनना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है। और तीसरे स्टेज में क्या करना पड़ता है, आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, राइट? 3 स्टेज में आपको इस माइक्रो थीम को लेके चलना होता है और इन्हीं 3 स्टेज का लूप क्लियर करते समय, इन्हीं 3 स्टेज पे जब आप एक माइक्रो थीम पे ये सारे तीनों स्टेजेस के लूप को क्लोज करते हो, व्हाट हैपेंस इज यू डेवलप एन एप्टीट्यूड, राइट? यू डेवलप एन एप्टीट्यूड, यू डेवलप एन एप्टीट्यूड। यानी कि आपने एक माइक्रो थीम पकड़ी, उसको एनालाइज किया, उस पे नोट्स बनाए, उस पे आंसर लिखा। तो आप मेंटर के साथ बैठोगे तो वो चेक करेगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन जो आपने हफ्ते भर में की है वो सही गई या नहीं गई,
आपने कितना ग्रैप्स किया चीज़ों को, वो आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ों को फॉल्ट फाइंडिंग कोर्स करेक्शन के थ्रू आपको सिखाएगा और ये जो एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करेगा आपके अंदर, ताकि थ्रू आउट द टाइम पीरियड ये जो गैप है ना, हम जिसकी बात कर रहे थे, ये आप कम करते जाओ, राइट? सिर्फ पढ़ने से अगर हो जाता ना, माइक्रो लूप क्लोज करने से हो जाता, तो एवरीबडी कैन डू इट। देयर लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स वी हैव। जितने अब बच्चे हमारे पास आते हैं वो अपने कॉलेज के टॉपर ही होते हैं, आईडी से होते हैं, आईएम से होते हैं, डॉक्टर्स वी हैव, राइट? देयर लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स वी हैव। तो सिर्फ माइक्रो लूप क्लोज करने से नहीं होगा, इनको क्लोज करने के बाद ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपने अराउंड दीज टॉपिक्स एप्टीट्यूड डेवलप किया कि नहीं, कि अगर कोई अप्लाइड क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाओगे, राइट? एंड दिस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फॉल्ट फाइंडिंग एंड कोर्स करेक्शन, यानी एक फीडबैक लूप होना चाहिए आपके पास, राइट? तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आई टोल्ड यू कि मेंस की प्रिपरेशन हमारे लिए क्या है, माइक्रो थीम की प्रिपरेशन है, ठीक? और माइक्रो थीम हमने बताया कि क्या है, मेंस प्रिपरेशन का, यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन का प्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट्स है, जहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है? रैंडमली आप इधर उधर घूम के प्रिपरेशन नहीं करोगे, माइक्रो थीम से स्टार्ट करोगे, राइट? तो हम आज इस सेशन में इन तीनों स्टेजेस को डेप्थ में समझेंगे एंड टू एंड, और अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, पहले दिन से कैसे राइट ट्रैक पे रख सकते हैं, और किस तरीके से आगे बढ़ें जिसकी वजह से हम मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के बहुत क्लोज चल पाए, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। नाउ मूविंग ऑन, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपका प्रोसेस सही हुआ ना, एक बार एग्जाम नहीं निकला ना, दोबारा निकल जाएगा, पक्की बात है, तिबारा निकल जाएगा। बट कोई 4 बार से मीन्स दे रहा अगर एग्जाम नहीं निकल रहा, यानी कि प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, राइट? कुछ ना कुछ प्रोसेस में गड़बड़ है। तो आप सेम प्रोसेस को रिपीट करके डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रोसेस सेम है ना, हो सकता है क्या कि रिजल्ट इस बार आपके फेवर में ना हो, जैसे जनरली होता है, बट यस आप एग्जाम को जरूर क्लियर कर पाओ, राइट? मूविंग ऑन, अब हम क्लियरली ये समझने की कोशिश करेंगे 3 स्टेज ऑफ मेंस प्रिपरेशन में, जो हमने 3 स्टेजेस देखे थे, उनको डिटेल में एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे लास्ट डिटेल तक, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि करना क्या है एक्चुअली, राइट? सो मूविंग ऑन, अब ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले ये वाला पार्ट, कि अंडरस्टैंडिंग सिलेबस ऑफ द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज माइक्रो थीम एनालिसिस। माइक्रो थीम है क्या एक्चुअली? नाउ यूपीएससी में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है मेंस की, तो मेंस के लिए यूपीएससी ने आपको 2 चीजें दी हुई हैं। पहला क्या दिया हुआ है? सिलेबस दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? पीवाईक्यूज दिया हुआ है। ये दोनों चीज दी हुई है, राइट? और जितने भी रैंकर्स तुम सुनोगे ना, जितने भी टॉपर्स आए हुए हैं, वो यही कहते हैं कि सिलेबस और पीवाईक्यूज का ढंग से एनालिसिस करो तो एग्जाम निकल जाएगा। बट किसी ने ये नहीं बताया कि ढंग से एनालिसिस किया कैसे जाता है। हो सकता है कि स्टूडेंट जो पहले दिन प्रिपेयर कर रहा हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज अलग होगी, राइट? अगर जो जैसे बिगनर हो, फर्स्ट टाइमर, एक स्टूडेंट जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, वेटरन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सिलेबस और पीवाईक्यूज की हो सकता है अलग हो, राइट? वेटरन में लिख देता हूँ यहाँ पे। और जो बंदा एग्जाम क्लियर कर चुका है, हो सकता है उसने इस पीवाईक्यू और सिलेबस को अलग तरीके से देखा हो, जिससे वो बेटर एनालिसिस कर पाया हो, जिससे वो बेटर प्रिपरेशन कर पाया हो, और वो जो है एग्जाम को क्लियर कर पा रहा है। तो उसका नजरिया इनको देखने का, इसको यूज करने का अलग होता है, राइट? तो सिलेबस और पीवाईक्यूज को सिर्फ सिंपल रट लेने से काम नहीं होने वाला है। आपको उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। और ये जो सिलेबस और पीवाईक्यूज है ना, ये आपको यूपीएससी की साइकोलॉजी बताते हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कैसे करता है। तो इनको ढंग से समझना और उस तरीके से समझना जिस तरीके से एग्जाम क्लियर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि माइक्रो थीम है क्या। माइक्रो थीम यही है कि आप सिलेबस को ना पीवाईक्यूज के लेंस से देख रहे हो। सिलेबस को किसको कैसे देख रहे हो? पीवाईक्यूज के लेंस से। ये है माइक्रो थीम, सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस से देखना, और एक एनालिसिस, एक बाउंड्री सेट करना अपने लिए, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को लिमिट कर सको, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द सन इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू लेके चलूंगा। ये हमारे पास ये जीएस 1 का क्या है? सिलेबस है। और जीएस 1 के सिलेबस में लगभग 15 लाइनें हैं, राइट? लगभग 15 लाइंस हैं हमारे पास। नाउ इनमें से कोई भी एक लाइन उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं 6वीं लाइन उठा लेता हूँ, सोसाइटी की, राइट? सोसाइटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ जीएस 1, और इससे 6 क्वेश्चंस आए थे 2025 में, 9 क्वेश्चन आए थे 2024 में। तो इसका वेटेज आप देख सकते हो कितना ज्यादा। सो आई टेक दिस पर्टिकुलर सिलेबस लाइन। तो सिलेबस लाइन क्या कह रही है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर यू। सिलेबस क्या कह रहा है
कि salient features of Indian society. This is what the syllabus is saying. If you can see this, salient features of Indian society and diversity of India. Now just by reading this particular line, आपको ये नहीं पता चलेगा कि यूपीएससी इस पे सवाल कैसे पूछ सकता है. What kind of questions that UPSC can ask, right? और एक स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है ना, वो सिलेबस और पीवाईक्यूज बहुत रेयरली वो ऐसा देखेगा. तो सिंपल सोसाइटी के लिए कौन सी बुक है? एनसीईआरटी है, राइट? एनसीईआरटी है, कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल है, वो सारी चीजों को यूज करेगा ताकि इसको प्रिपेयर कर पाए. तो नाउ हाउ दैट एनसीईआरटी इज रेलेवेंट टू हिम फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, उसको ये नहीं पता, राइट? सो नाउ अगर आप देखोगे तो सिलेबस जो है आपका क्या, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये इतना ब्रॉड है कि आपको कुछ समझ नहीं आता. आप क्या करोगे? सीधे बुक उठाओगे, पढ़ोगे, राइट? बुक को खत्म करने की कोशिश करोगे. कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पीवाईक्यू लगा लेंगे इसके. फॉर एग्जांपल ये रहा सिलेबस की लाइन, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. अब इसके क्या है? पीवाईक्यूज यहाँ दिए हुए, ठीक है? अब आप पीवाईक्यूज उठाओ और देखते जाओ. फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन इंडियन सोसाइटी के कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज के, कुछ यहाँ पे कल्चरल पॉकेट्स पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है. तो यानी कि पीवाईक्यू से आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलता जा रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक मिलता जा रहा है. अब ऐसे तो मैं आपको 10 टॉपिक और दे दूं, वो भी पढ़ लो. कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं इंपॉर्टेंट है आप पीवाईक्यू देख के नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बाउंड्री नहीं सेट कर सकते, राइट? तो ना आप पीवाईक्यू से बाउंड्री सेट कर पा रहे हो, और सिलेबस इतना ब्रॉड और इम्प्लिसिट है कि आप इससे टॉपिक्स ही नहीं समझ पा रहे, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, राइट? सो दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी द सिलेबस थ्रू द लेंस ऑफ पीवाईक्यूज. ठीक है, अब आप इस सिलेबस को इस पीवाईक्यूज के लेंस से देखो और इन पीवाईक्यूज में पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, राइट? और पैटर्न जब आप रिकॉग्नाइज करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे जो सिलेबस था और ये जो पीवाईक्यूज थे, इनमें मेजर 5 या 4 ऐसी बड़ी थीम्स हैं जिसपे यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है. अब आपको अपनी प्रिपरेशन इन मेजर थीम्स के अराउंड क्या करनी है, लिमिट करनी है, राइट? सो सिलेबस को जब आप पीवाईक्यूज के लेंस से देखोगे और पीवाईक्यूज के बीच में पैटर्न्स देखोगे, यू विल अराइव एट व्हाट, माइक्रो थीम्स. ये इतनी ब्रॉड भी नहीं है कि पूरा बुक पढ़ना पड़ जाए, या इतना बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी नहीं है कि आपको क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक मिलता जाए, राइट? तो ये माइक्रो थीम में क्या है, आपको एक बाउंड्री सेट करती प्रिपरेशन की. अब आपको इस बाउंड्री के अराउंड प्रिपेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पर्टिकुलर सिलेबस लाइन प्रिपेयर करनी है तो आपको डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म के अराउंड चीजों को प्रिपेयर करना है, ट्राइबल्स और रिलेटेड इश्यूज के अराउंड चीजों को प्रिपेयर करना है, फैमिली सिस्टम के अराउंड चीजों को प्रिपेयर करना है, यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी के अराउंड चीजों को प्रिपेयर करना है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर माइक्रो थीम व्हाट सेट्स द बाउंड्री फॉर द प्रिपरेशन, जहां पे एक सेंस ऑफ पैटर्न आपको मिलता है, आप अपनी प्रिपरेशन को लिमिट कर पाते हो, आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर पाते हो, ताकि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो है एक बेटर सेंस ऑफ लेट्स से ग्रिप के साथ आप प्रिपेयर करो, राइट? और ऑल्सो दिस माइक्रो थिंग आपको ना सेंस ऑफ बाउंड्री तो सेट करती है, बट इस बाउंड्री के अराउंड कितना आपको आगे मूव करना है, सेंस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, कि आप टॉपिक्स प्रिडिक्ट भी कर पाओ. अगर कोई न्यूज में चीजें आ गई जो इंडियन सोसाइटी की यूनिकनेस को बता रही है, कोई न्यूज ऐसी आ गई फॉर एग्जाम्पल, सो दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी व्हाट, रेलेवेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. और आपको क्योंकि माइक्रो थीम पता है, आप क्लियरली यहाँ पे जब इसकी नोट्स बनाओगे ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. सो रैंडम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना is what is not going to help you in clearing the exam. You have to think clearly, right? Now all those people who have cleared the exam, ठीक है, all those people who have cleared the exam, for example अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कुछ serious students हैं, and there are people who have become rankers and there are people who have become veterans but they haven't cleared the exam yet. ठीक है, इनके और इनके नॉलेज में अंतर नहीं है. जो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इनके और इनके में, कि दे हैव, रैंकर्स हैव मोर क्लियर थिंकिंग, राइट? दे हैव मोर क्लियर थिंकिंग, दे आर एबल टू थिंक क्लियरली व्हेन दे सी द क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज उनकी प्रिपरेशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड रही है, राइट? वो रैंडम टॉपिक्स इधर उधर नहीं पढ़ा उन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन भी की है, उन्हें सिलेबस और पीवाईक्यूज को ढंग से एनालाइज भी किया है,
अराउंड उनके नोट्स भी बनाया है बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और करंट अफेयर्स में भी जो चीजें आती हैं उनको वो मैप कर पाते हैं अपने मेंस के सिलेबस या माइक्रो थीम से, और एक जगह करने की वजह से जो कंसोलिडेशन एक जगह हो रखा है उसकी वजह से उनका जो रिटेंशन है ज्यादा है, और रिटेंशन अच्छा होने की वजह से वो रेप्लिकेट भी एग्जाम में ज्यादा कर पाते हैं, रिकॉल भी ज्यादा कर पाते हैं और आंसर में अच्छा आंसर लिख पाते हैं। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, राइट। और उस माइन्यूट से डिफरेंस का जो प्रोसेस है वो ये है, ये पूरा प्रोसेस कि सिलेबस और पीवाईक्यूज को ढंग से समझना, राइट। मूविंग ऑन, एक और GS2 का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका GS2 का सिलेबस है पूरा, 20 लाइन्स हैं GS2 के सिलेबस में। कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेबस लाइन उठा दो जो जो ब्रॉड हो, जिससे आपको कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं रही है। फॉर एग्जांपल सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब इस सिलेबस लाइन से आप ये नहीं बता सकते कि यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आने वाला है। अगर मैं आपको इस पे 10 पेज का कंटेंट दे दूं, आप पूरा पढ़ लोगे, बट अगेन जब यूपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में घबरा जाओगे, डर जाओगे, एक सेंस ऑफ हेजिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने को पता ही नहीं था क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसके अराउंड आपने डायमेंशंस और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टाइप के कंटेंट नहीं प्रिपेयर किए हो, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस लाइन इतनी ब्रॉड है, समझ नहीं आता कि पढ़े क्या है, इसके अंदर टॉपिक्स क्या आ सकते हैं, राइट। तो टॉपिक्स देखने के लिए कहाँ जाते हो आप? पीवाईक्यू के पास जाते हो, ठीक है। अब पीवाईक्यू के पास जाते हो तो वो टॉपिक्स बहुत सारे दे देता है, आपको सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं देता, एक बाउंड्री नहीं सेट कर रहा होता। अब जैसे नेशनल पार्टीज है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ, साइमल्टेनियस इलेक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ, इंडियन पार्टी सिस्टम पे अगेन क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन आप देखोगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के डिस्क्वालिफिकेशन वाले चीजों पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। डिस्प्यूट एंड डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर अगेन डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन, अगेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देखो ईवीएम पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन यहाँ पे देखोगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। सो नाउ बॉल बाय बॉल अपने को क्या मिल रहा है? टॉपिक्स मिलता जा रहा है, ठीक है, बॉल बाय बॉल टॉपिक्स मिलता जा रहा है। अब मैं तुमको 10 टॉपिक और ऐड करके दे दूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अराउंड जो चीजें हैं, तुम उसको भी पढ़ लो, बट आप सेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक मैं लास्ट मिनट में रिवाइज करके जाऊं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वाई? बिकॉज आपने चीजों को इन्फॉर्मेशन वाइज दे लिया, टॉपिक वाइज। और आपको ही पता होगा कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रायोरिटाइज कर पाइए, क्योंकि लास्ट मिनट में आप जाके सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। So you have to find a pattern. You have to find a pattern among these PYQs within this syllabus line, and you have to arrive at certain themes which we call micro themes, जो कि बहुत broad भी नहीं है, एकदम topic by topic भी नहीं है, जिसको अगर आप जिसके अराउंड अगर आप तैयारी करोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को लिमिट भी कर पाओगे, राइट। एक बाउंड्री ड्रॉ कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन में, प्लस आप प्रिडिक्ट भी कर पाओगे आगे की चीजें इनके अराउंड अगर कोई न्यूज आती है, राइट। और लिमिटेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और आप बेटर नोट्स बना पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, रिटेंशन कर पाओगे, अच्छा आंसर लिख पाओगे, बहुत सारी चीजें इससे होने वाली, राइट। सो नाउ अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर मुझे ये सिलेबस लाइन को प्रिपेयर करना है, सेलिंग फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो सबसे पहले आपको इलेक्शन डिस्प्यूट एंड डिस्क्वालिफिकेशन के अराउंड जो चीजें चल रही हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जो जो बातें हुई हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो जो चीजें चल रही हैं, हर अराउंड द ईयर इलेक्शन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता रहता है, वो सारी चीजें आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज के अराउंड जो भी डिस्प्यूट डिस्क्वालिफिकेशन, उसका जो भी स्टैटिक पार्ट है, या जो भी लेट्स से इंफॉर्मेशन या कोई नया लेट्स से करंट अफेयर्स में कोई डायमेंशन आ गया, वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। सो दिस इज वेयर यू हैव टू लिमिट द योर प्रिपरेशन, राइट। अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी लाइक ऑल द टाइम आपको यही आइडिया नहीं मिलेगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। So this is what the micro theme does, and this is what you have to analyze this thing. This is how you have to analyze the micro theme. Understood? Now again moving on, GS3 का एक देख लेते हैं कि GS3 की सिलेबस इसके अंदर 23 लाइन्स हैं GS3 में, और कोई भी एक उठा दो, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर। नाउ अगर आप सिलेबस से तो कुछ पता नहीं चलता है कि क्या क्या पढ़ूं, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा जो भी न्यूज में आ रहा है, ठीक है, जो भी न्यूज में आ रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। अगर आप इसके पीवाईक्यूज देखोगे तो पीवाईक्यूज भी ज्यादा नहीं आए हैं, 3-4 ही पीवाईक्यूज आए हुए हैं, आई थिंक 4 या 5 पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जहां से आप बहुत टॉपिक का कवरेज समझ नहीं सकते, जहां पे आप बहुत टॉपिक का कवरेज समझ नहीं सकते।
अब बजट आएगा, अगेन कुछ ई टेक्नोलॉजी की बात होगी, फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने की बात होगी, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात होगी। राउंड द ईयर कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या सब प्रिपेयर कर लें? क्या सब प्रिपेयर कर लें? और इतना सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद क्या आप उसको एक स्ट्रक्चर पैटर्न में दिमाग में रख के लेके जा सकते हो एग्जाम में और रिप्लिकेट कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो दैट इज व्हाई सिलेबस इज व्हाट वेरी मच इम्प्लिसिट, इट इज टू ब्रॉड कि आप इसके अराउंड चीजें अगर प्रिपेयर करते रहोगे तो होल ईयर आपको कुछ ना कुछ न्यूज मिलता रहेगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता रहेगा। ठीक है? और फिर इतने बड़े मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर पाना विद इन अ लिमिटेड टाइम आपके लिए चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस लाइन की तरफ जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन में आप लिमिटेशन नहीं कर पाओगे कुछ भी। ठीक है? इसीलिए बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन अभी भी जो है ढंग से नहीं हो पाई है। नाउ उसी तरह अगर आप पीवाईक्यूज को देखोगे, आपको कुछ-कुछ टॉपिक्स मिल जाएँगे। ठीक है? कुछ-कुछ टॉपिक्स मिल जाएँगे। आपको लगेगा कि और भी टॉपिक्स आ सकते हैं, उनको भी प्रिपेयर कर लो, अभी तो इतना ही प्रिपेयर किया है, सारा न्यूज़ पढ़ के जाओगे आप, यू विल वोंट बी एबल टू मेक अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लेट्स से नोट मेकिंग या स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ मीन्स प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। बट व्हेन यू मूव and when you see the patterns in the PYQs, you arrive at certain themes. Now these themes will give you a sense of boundary और सेंस ऑफ प्रिडिक्शन ऑल्सो देंगी ये आपको, ताकि आप एक बाउंड्री भी सेट कर पाओ, उस बाउंड्री के अराउंड ही चीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। राइट नाउ अगर मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दूं, तो टेक इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और मार्केटिंग हो रही है, उसके अराउंड आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो बता दो। अगर देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, टेक इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। नाउ यू नो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। So around those things you have to prepare. What are the issues that is there? How you can solve those issues? What is the way forward? Like many examples of platforms who are giving, let's say credit to the agriculture. Budget में क्या हुआ है around these things. So now you will be able to understand. Now you will be able to prepare and set a boundary for yourself. Right? उसी तरह फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और इनकम फार्मर का बढ़ाने में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अराउंड आपको समझना पड़ेगा कि कैसे उसके अराउंड आपको टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। राइट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर टू इंप्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जो 2025 में आया हुआ है कि हाउ नैनो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर कब बढ़ेगा? जब फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी फार्मर की। सो अराउंड दीज इफ यू प्रिपेयर नो, तो आप ऑलरेडी जो है मेंस में जो 15,000 लोग मेंस देते हैं और लगभग 3,000 लोग क्लियर करते हैं, अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन सॉलिड रहेगी तो आप ऑलरेडी उस 3,000 4,000 में लोगों में होगे जो कि मेंस के नुआंसेस को अच्छे से समझते हैं, उनकी प्रिपरेशन सॉलिड रहती है। राइट अदरवाइज रोज न्यूज में बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, आप हर टाइम नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि बाउंड्री ड्रॉ करें, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो नोट्स बनाए होते हैं थ्रू आउट द ईयर वही नहीं रिवाइज हो रहे होते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि रोज नया पढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किन चीजों को कहाँ कैटेगराइज करके एक जगह कर दें, जिससे कितने से कितना आंसर मैं लिख पाऊंगा, आपको ये नहीं समझ में आ रही बात। कितना कंटेंट मैं इकट्ठा कर लूं किन किन थीम्स पे, जिसकी हेल्प से मैं बाकी के क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। राइट अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए, तो एप्टीट्यूड कब डेवलप होगा? जब आपके अंदर बेटर एनालिसिस कैपेसिटी होगी और आप उसके अराउंड चीजों को प्रिपेयर किए होंगे और आप एक पर्टिकुलर नोट से 4-5 आंसर लिख पा रहे होंगे। Even the tone of the question is changing, you are able to write the answer of that particular question, meet the demand of that particular question by changing your articulation. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? yes or no? Similarly इसी तरह आपको GS4 का एक एग्जाम्पल है, इसको आप मैं आपको ये शेयर कर दूंगा और आप इसको देख लेना। दिस इज फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट नाउ मूविंग टू द नोट मेकिंग पार्ट। इतनी बात आपको समझ में आई कि कैसे माइक्रो थीम को एनालाइज किया जाता है? yes or no बताओ। Guys say yes or no, then I'll move. अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताना। Say yes or no in the chat. सिंपली मैंने क्या बताया कि माइक्रो थीम क्या है ना, मेंस प्रिपरेशन का रामबाण है, एज सिंपल एज दैट। सिलेबस आपको हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि सिलेबस के कीवर्ड को पढ़ लोगे तो राउंड द ईयर कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहोगे। पीवाईक्यू पकड़ लोगे तो टॉपिक नया नया मिलता ही रहेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू के बीच में पैटर्न देखना है, पैटर्न देख के एक थीम्स पकड़नी है। अब उन थीम के अराउंड तुमको क्या करना है? प्रिपरेशन करना है।
अगर तुम उस थीम के अराउंड प्रिपरेशन करते हो तो यू विल बी एबल टू अचीव 70% ऑफ द हिट रेशियो इन द रियल मेंस एग्जामिनेशन, राइट? और हमको यही अचीव करना है। हमको उस 30% पे नहीं जाना कि क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पे नहीं जाना है अपना। आई थिंक हमने इस पे बहुत सारी बात पहले कर चुकी है, बट हमको पहले ये अपना ये निकालना है गेम, राइट? हम इसकी तैयारी कर, कभी भी 100% तैयारी नहीं की जा सकती कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, वरना वो बोर्ड का एग्जाम हो जाता। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड नोट मेकिंग और कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ मेंस प्रिपरेशन कि आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो हमने कई बार ये स्टैब्लिश किया हुआ है कि जो आपके नोट्स में होगा ना, वही आपके आंसर कॉपी में जाने वाला है। ठीक है, आंसर कॉपी में वही जाने वाला है, यानी कि द क्वालिटी ऑफ योर नोट्स विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। दिस इज व्हाट वी हैव फिगर्ड आउट वेरी मच, लेट्स से दिस इज वेरी मच ट्रू। ऑल्सो इस पे बहुत सारी वीडियोज भी हमने बनाई हुई हैं। आई थिंक अनिमेश की पूरी जर्नी दिखाई हुई है, जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो उसके नोट्स की क्वालिटी थी वही उसके क्या है आंसर में जा रही है। और उसका एविडेंस मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके दिखाया हुआ है। एंड दैट वीडियो हैज गॉन टू अराउंड 200, आई थिंक इट्स 200K, राइट? 2 लाख के या 3 लाख लोग आसपास उसको देखें। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड इट क्लियरली कि द क्वालिटी ऑफ योर नोट्स विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर आंसर कॉपी। नाउ द थिंग इज कि नोट्स कैसे बनाएं कि नोट नाउ द थिंग इज कि नोट्स की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए ताकि आपके आंसर की क्वालिटी बेटर हो जाए। तो कैसे क्वालिटी नोट्स हम बना सकते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करें, राइट? उसको जरा समझने की कोशिश करें। नाउ फॉर नोट मेकिंग देयर क्लियरली 5 स्टेज प्रोसेस इज देयर। 5 स्टेप प्रोसेस होता है नोट बनाने का, राइट? और आपको ये समझना है और इन तरीकों से ही नोट्स बनेगा ढंग। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नोट मेकिंग इज जस्ट 50% ऑफ द थिंग, क्योंकि नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग दोनों पैरेलल प्रोसेस है। अभी हम नोट मेकिंग सीख रहे हैं, तो जब आप नोट बनाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 50% ही बेहतरी कर सकते हो। चाहे आपको पहले दिन कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए नोट अच्छा बनाने की, आप सिर्फ 50% 60% ही जा पाओ। जिसको कुछ भी समझ नहीं है वो 10-20% ही कर पाएगा, क्वालिटी के नोट्स बना पाएगा। बट जिसको समझ है वो भी 50% ही जा सकता है, क्योंकि नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग पैरेलल थिंग है। जब तक आप एक नोट बना के आंसर राइटिंग नहीं करोगे, यहाँ गलतियां करके अपने मेंटर से नहीं सीखोगे, उसके बाद आपको जब यहाँ पे अपने आंसर राइटिंग की गलतियां पता चलेगी ना, तब आपका नोट मेकिंग बनाने का तरीका भी चेंज होता जाएगा धीरे धीरे, राइट? जब यहाँ पे आपके आंसर राइटिंग की आपको फॉल्ट फाइंडिंग्स पता चलेंगे, तब आपका नोट मेकिंग का तरीका भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस आप इंप्रूव करते हो और तब आपके नोट्स और बेहतर होते जाते हैं। सो द थिंग इज कि जो पहले दिन ही वन पेजर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है ना, पहले तुम वन पेजर लगना भूल जाओ। पहले तुम एक टॉपिक के ढंग से नोट्स बनाओ, उस पे टेस्ट लिखो, टेस्ट में क्या गलती किया, क्या सही किया, कैसे आर्टिकुलेशन बेटर होगा, कैसे डायमेंशन जनरेट करने चाहिए, ये सारी चीज़ों को सीखो, डिमांड को कैसे मीट करनी चाहिए। जो वहाँ गलतियाँ होंगी तब तुमको समझ में आया कि ये जो नोट मैंने आज बनाया था, ये जो नोट तुमने बनाया था और इसके बेसिस पे जो आंसर लिखा, वो एकदम कचरा हो गया। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, नोट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप आंसर राइटिंग में गलतियाँ करके सीखोगे अपने मेंटर के साथ। तो एंड थ्रू आउट दिस व्हाट यू विल डू इज, एक टाइम आएगा कि आप ढंग के नोट्स बना पाओगे फर्स्ट टाइम में ही। किसी भी टॉपिक को पढ़ के आप समझ पाओगे कि इसका नोट्स ऐसे बनेगा, वही मुझे नोट जाके आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाला है, राइट? नाउ मूविंग ऑन, ये समझने की कोशिश करते हैं कि 5 स्टेज प्रोसेस है और हर एक स्टेज को हम क्लियरली एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज 5 स्टेप, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज कंटेंट। आपके पास एक ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए, एक ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट का। क्योंकि क्या है, द प्रॉब्लम इज द कंटेंट कि क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट्स पर्टिकुलर टॉपिक, एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, दूसरा कोई टॉपिक किसी और इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उसके बाद भी मजा नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी पे बैठ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहली बात तो सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, माइक्रो थीम की एनालिसिस नहीं पता है कि कितना यूपीएससी में आ सकता है, कहाँ कहाँ पढ़ना है। दूसरा, कंटेंट इकट्ठा, उनको एक ट्रस्टेड सोर्स, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे उनको ट्रस्ट नहीं। तो अगर आप अपने मल्टीपल सोर्सेज को बनाते जाओगे तो क्या होगा कि आप एग्जाम से वैसे ही बाहर हो, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज को पढ़ना इज नॉट द गेम। एक रिसोर्स को ढंग से पढ़ना, उसके ऊपर आंसर राइटिंग करना, आंसर राइटिंग की गलतियों को सुधारना, एप्टीट्यूड डेवलप करना और जो भी चीजें करेक्ट करनी है उसके हिसाब से अगेन नोट को बेहतर करना। दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू डू, रादर देन कि आपने कोई एक क्वेश्चन देखा जिसका आपने कुछ भी पढ़ा ही नहीं था डायमेंशन, या उसकी डिमांड आप मीट नहीं कर पा रहे, आपने तुरंत उसको देखा कि अरे मैं जो सोर्स पढ़ता हूँ
उसमें ये नहीं है, बट किसी दूसरे कोचिंग के सोर्स जो है उसमें ये था, तो आपने इसको अपने वाले सोर्स को स्किप किया, दूसरा कोचिंग का उठा लिया। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेस में कोई ना कोई टॉपिक छूटा होगा, कोई ना कोई टॉपिक होगा, राइट? और आपको रैंडम डिसीजंस नहीं लेने, कि अगर आप रैंडम डिसीजन लोगे कहानी वहीं, आप पहले ही बाहर हो, ये समझ जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड, यू हैव टू हैव अ ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है? नाउ पहली बात तो ये ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेंस के नोट्स, प्रीलिम्स के नोट्स या स्टैंडर्ड बुक से अलग होते हैं, ठीक है? और वो नोट्स पहली बात तो मेंस का होना चाहिए। अच्छा, ट्रस्टेड सोर्स का मतलब क्या हुआ ये समझ लो, कि रैंकर्स वैंकर्स को यूज किए हों, उसका नाम वाम लिए हों, उसको पढ़ के लोग रैंक निकाल रहे हों और काफी रेलेवेंट हो इस समय। नाउ मेंस के नोट्स जो है ना अलग होते हैं बाकी कंटेंट से, आपके प्रीलिम्स के नोट्स। फॉर एग्जांपल, कि मान लो मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं कि टेल मी द रोल ऑफ, लेट्स से डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि रोल ऑफ वुमेन बताओ इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। नाउ अब आपके पास सोर्स क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का स्पेक्ट्रम। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे ना, तो इसका कंटेंट जो चाहिए डिमांड मीट नहीं कर पाओगे मेंस के एग्जामिनेशन में, या टेस्ट टेस्ट दोगे या मॉक दोगे, नहीं लिख पाओगे इसका आंसर। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में अगर आपको रोल ऑफ वुमेन देखना है, तो हो सकता है कि 1857 कह रहा हूँ, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उसमें जो वुमेन थी उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो किसी अलग चैप्टर में है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, ठीक है? वहाँ पे वुमेन्स का क्या रोल था, उसमें कुछ लेट्स से वो अलग चैप्टर में है। सिमिलरली आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट हुआ, वहाँ पे कौन सी वुमेन्स थी, उनका क्या रोल था, वो किसी अलग चैप्टर में। सिमिलरली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बीच में रिवॉल्यूशनरीज आए, उसके बीच में तो आपको बहुत फॉरेन वुमेन्स, फॉरेनर्स आएंगे जो कि वुमेन होंगी, एनी बसंत एंड ऑल। सो ये किसी एक चैप्टर में कंसोलिडेट करके नहीं है, ये मल्टीपल अलग अलग चैप्टर्स में है, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ आप स्पेक्ट्रम पढ़ के जाओगे फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप मेंस का कंटेंट नहीं ग्रास्प किए होगे अगर पहले से, तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप सोच नहीं सकते हो कि 1857 वाले में कौन वुमेन थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, लाइक दिस, राइट? सो एक मेंस का जो कंटेंट होता है, वो सारी चीजों को एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। मतलब उसके पास क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके पास सारी चीजें का कंट्रीब्यूशन एक जगह दिया हो, तो वो ऑलरेडी एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन आपको देता है। मेंस का नोट्स ऑलरेडी एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन आपको देता है। इसको पढ़ के जाओगे मेंस के नोट्स को, तो आप एटलीस्ट मॉक टेस्ट में या जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन को डील कर पाओ। सिर्फ अपने स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ के जाओगे तो बहुत कम ऐसा होगा कि आप कुछ ही क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। बाकी क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि रिवीजन की जरूरत है, जबकि वहाँ रिवीजन की जरूरत नहीं है, आपको सोर्स चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने स्टैंडर्ड सोर्स को छोड़ के, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड एंड लेट्स से आफ्टर हैविंग रेड द स्टैंडर्ड बुक्स, आपको अपने मेंस के कंटेंट पे जाना है, क्योंकि मेंस के नोट पे क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है मेंस के तरीके के क्वेश्चंस का, राइट? तो एक ऐसा कंटेंट उठाना पड़ेगा जो कि मेंस के हिसाब से बनाओ, मेंस का कंटेंट जहाँ पे बेटर कंसोलिडेशन हो चीजों की और ट्रस्टेड हो, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो फॉर एग्जांपल, on civil jili what we have done is we have made the micro theme that is also let's say very trusted। जितने भी आई थिंक 14,000 कुछ लोग देते हैं मेंस को, and around 10,000 people have used it। Everybody I meet, I mean, they say it is the Bible for the means preparation, right? They have used it anyhow, even if they are the part of civil theory or not, they have used it, so it is that book। For mains content we have got expected notes। now अगर आप YouTube पे जाके देखोगे, even in the market if you go and if you read the content, they're high quality। consolidations जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से किए हुए मेंस पर्सपेक्टिव से, दे आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, ठीक है? वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोट्स को पकड़ो। अगर आप सिविल जली के स्टूडेंट हो या कोई भी हो जो सिविल जली का मटेरियल यूज करना चाहता है, आई एम टेलिंग यू, जस्ट पिक अप वन सोर्स, राइट? जस्ट पिक अप वन सोर्स, एंड कुछ भी इसके अंदर अगर छूटा हुआ आपको लगता है, एक बार अपने मेंटर से बात करो कि सर ये जो छूटी हुई चीज को मैं कैसे डील करूंगा। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है, जस्ट डू द गूगल सर्च, नथिंग एल्स। डू नॉट चेंज योर सोर्सेस, राइट? स्टिक टू one source, whatever source you have chosen, right? For current affairs, like again the burning issue we have, the burning issue is what?
महीने का 15 से 20 इशू जो इंपॉर्टेंट होता है मेंस पर्सपेक्टिव से, वो है। आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आपको डेली 10 इशू मिल जाएंगे, बट अराउंड द मंथ इफ यू वांट टू कंसोलिडेट विद रिस्पेक्ट टू द मेंस प्रिपरेशन, और वो चीजें जो इंपॉर्टेंट हो वो आपको बर्निंग इशू में मिल जाएंगी। 15 से 20 इशू से ज्यादा हम कवर नहीं करते, ठीक है। और उनमें भी क्या है कि मंथ्स में अगर आप देखोगे, एक इशू जो यहाँ चल रहा था 6 महीने बाद अगेन आपको दिखता मिल जाएगा बर्निंग इशू में। क्यों? क्योंकि अगेन उनमें कुछ नया डायमेंशन आ गया। सो नाउ व्हाट वी डू इज वी कंसोलिडेट थिंग्स rather than giving you the information overload कि लो रोज पढ़ लो आके, ठीक है। उससे नहीं होने वाला गेम, राइट। एंड अगेन द मॉडल आंसर्स, अगेन मॉडल आंसर्स क्या है? जब आप लिखते हो आंसर्स, फिर आप मॉडल आंसर से वैल्यू एडिशन निकाल सकते हो, कोर्स निकाल सकते हो रेलेवेंट टू द क्वेश्चंस, राइट। तो वो सारी चीजें आपको मिलती है। सो दिस इज व्हाट द कंटेंट यू कैन चूज फॉर द मीन्स नोट मेकिंग। सो सबसे पहला नोट मेकिंग का प्रोसेस क्या है? कंटेंट सही होना। So these contents are trusted, you can rely on these, right? Moving on कि नोट बनाने का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए। अब हमने कंटेंट तो मेरे लिस्ट से पकड़ लिया, एक बुक पकड़ लिया, अब इससे नोट्स बनाए कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो इससे नोट्स बनाए कैसे उसको सीखते हैं, और उसको सीखने से पहले कुछ लोगों के नोट्स देखे हैं, देखते हैं कि कैसे बनाए हैं बिगिनर्स ने। जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में है ना, जो मे बी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2028 की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, और उसके बाद व्हाट हैपेंस इज़ कि दे ट्राई टू मेक नोट्स, एंड व्हेन दे मोर एंड दे हैव दिस थिंग ऑफ लेट्स से कि वन पेजर बनाना है। और ये वन पेजर एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है ऑन द टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप। और अगर आप इसको देखोगे ना, इसके नोट्स को, तो क्या बनाया है इसने? इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है। व्हाट इज एसएचजी, क्या होता है बताया। फंक्शन ऑफ एसएचजी, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ एसएचजी, वुमेन एम्पावरमेंट, कंक्लूजन। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप इस नोट्स को पढ़ के जाओगे तो इससे एग्जाम में निकले। क्यों? क्योंकि वो आपके फंक्शन ऑफ एसएचजी पे ही 5 पॉइंट पूछ लेंगे, ठीक है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एसएचजी पे ही 5 पॉइंट पूछ लेंगे, और ये पूछ लेंगे उस पे एनालिटिकल एस्पेक्ट कि हाउ फार दे हैव बीन एबल टू लेट्स से हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट द एसएचजीज हैव बीन सक्सेसफुल इन इस फंक्शन। ऐसा करके एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये तो फिर नोट धराशायी हो गए आपके, खत्म हो गई कहानी इनकी, right? So you don't have to make notes like this. The structure and framework of notes will not be like this. Again, this is one of the notes of a beginner जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे जो नोट बनाया है। अगेन सेम कहानी बना दी है। ये सब आपके कॉलेज के नोट्स हैं, उसको वहीं रखो, ठीक है, उसको वहीं रखो। मेंस के नोट्स ऐसे नहीं बनते हैं, यूपीएससी में एग्जामिनेशन में मेंस के नोट्स ऐसे नहीं बनते, राइट। तो एक मेंस के नोट्स का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क क्या होता है? सबसे पहले हमने कंटेंट समझा, और स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा होना चाहिए मेंस का नोट्स। तो एट द फेस ऑफ इट आई हैव गिवन यू, यहाँ पे 2 कंपैरिजन दिया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है और यहाँ पे टिक किया हुआ है, कि ये समझने की कोशिश करो कि एट द फेस ऑफ इट क्या आपको लग रहा है, ये दोनों नोट्स को कंपेयर करो। तो अगर कंपेयर करोगे तो विजिबिलिटी के एस्पेक्ट पे अगर देखोगे तो ये नोट्स का कंटेंट कुछ ज्यादा ही डेंस है, यानी कि कंटेंट डेंसिटी, यानी कि कुछ एकदम भरा-भरा सा है। हो सकता है कि इस एक पेज को पढ़ के मैं 2-4 आंसर लिख पाऊँ। अलग-अलग डायमेंशन में 2-4 क्वेश्चन आ गया अलग-अलग डायमेंशन का सिमिलर टॉपिक पे, तो वो मैं कर सकता हूँ। सेम कंटेंट से 2-4 क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। दूसरा, ये कुछ पॉइंटर जैसे बने हैं, यानी कि मेंस के नोट्स कुछ मेंस आंसर जैसे ही दिख रहे हैं। मेंस के आंसर जैसे ही दिख रहे हैं, पॉइंटर वाइज, देख रहे हो? तो ये होता है स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क, यानी कि कंटेंट डेंसिटी होनी चाहिए ताकि एक पेज के कंटेंट में आप मल्टीपल डायमेंशंस की कवरेज रखें, ताकि अगर सिमिलर टॉपिक पे अलग-अलग क्वेश्चन आ गए डिमांड के साथ, आप उनको मीट कर पाएँ। तो 2-4 क्वेश्चन निपटा पाएँ एक पर्टिकुलर पेज से। दूसरा, मेंस के नोट्स कुछ मेंस के आंसर जैसे होने चाहिए, तभी जाके वो रेप्लिकेट होंगे। जब मैं बोलता हूँ द क्वालिटी ऑफ योर नोट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, तो इफ योर नोट्स इज ऑफ दिस क्वालिटी, दे आर गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड इन द सेम मैनर। बट अगर आपका नोट्स इस क्वालिटी का होगा, तो यू विल बी वेरी प्रिसाइज, यू विल बी वेरी रिफाइंड इन योर आंसर, एंड देन यू फेच द मार्क्स। सो अगर आप देखोगे तो ये जो नोट्स हमने यहाँ रखे ना, ये अनिमेश के नोट्स है बाय द वे। अनिमेश प्रधान, रैंक 2 ऑफ आवर सिविल जेई, और ये एक नोट जो है एक किसी स्टूडेंट के, राइट। तो अगर आप देखोगे ना कि इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करके दिखाऊं, तो ये जो नोट है ना, बहुत सारा वर्बोसिटी है इसके अंदर। मतलब वर्बोसिटी मतलब यूजिंग द टू एक्सप्लेन अ सिंपल थिंग, अ सिंपल कॉन्सेप्ट, यू आर यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, ठीक है। तो जो चीजें एक लाइन में एक्सप्लेन की जा सकती थी, उसको आपने पूरा पेज दे दिया, वो कहानी की है इसने। वो नहीं करना आपको।
हर एक लाइन एक वैल्यू ऐड कर रही होनी चाहिए आपके मेंस के नोट्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं इसको, आपकी मैं पढ़ देता हूँ। ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज इट्स नेचुरल व्हाट गोज अप कम्स डाउन, ठीक है, जस्ट द सेम वे द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्परर बिगिन आफ्टर द सक्सेसर ऑफ जहांगीर आफ्टर शाहजहां, राइट। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये पूरा जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आपको बताना है कि रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यही तो पूछ रहा है। एक हेडिंग बनाओ बस, सिंपल। When Aurangzeb was the emperor, he faced many issues and challenges that led to the decline of the Mughal Empire. यानी कि regions of the decline of Mughal Empire during Aurangzeb खत्म हो गया, एक लाइन में ही खत्म हो गया दोनों पैराग्राफ का मामला, राइट। In his era, he faced economic crisis due to overspending of Shahjahan. The economic crisis was the first cause itself. कुछ नहीं मतलब है लिखने का, यहाँ लिखो economic crisis due to overspending, ठीक है, economic crisis due to overspending of Shahjahan, एक लाइन में हो गया। ये कहानी क्या लिखी हुई है यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस क्राइसिस टू फेस इट मुगल एम्परर औरंगजेब इंक्रीज टैक्स रेट फॉर पीजेंट्स, राइट, बट ड्यू टू मॉनसून फेलियर पीजेंट्स रिवॉल्टेड एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है, तो इतनी कहानी हटाओ, सिंपल यहाँ लिखो कि ड्यू टू पीजेंट्स रिवॉल्ट ड्यू टू एक्सेसिव टैक्सेशन, ठीक है, पीजेंट्स रिवॉल्ट ड्यू टू हैवी टैक्सेशन, 2 पॉइंट। तो इतने कहानी, अब तो मैंने ये मार्कर वाला पेन यूज किया तब जाके इतना लंबा दिख रहा है, वरना ये कहानी 2-3 लाइन में खत्म हो जाती है, जिसके लिए इसने पूरा पेज दिया हुआ। तो ही इज नॉट एडिंग वैल्यू, ही इज थिंकिंग कि उसने नोट बनाया, बट ही इज नॉट एडिंग वैल्यू वेदर इन कंपैरिजन टू दिस। अगर आप देखोगे ना अनिमेश के नोट्स, तो सेपरेशन ऑफ पावर पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ओवरलैप बिटवीन, दूसरा डायमेंशन कवर कर रहा है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में ओवरलैप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में ये वाला डायमेंशन कवर कर रहा है। उसके बाद ओवरलैप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में ये वाला डायमेंशन कवर कर रहा है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जजमेंट्स केसेस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिलोसॉफिकल एंगल जोड़ रहा है कंक्लूजन के लिए अरिस्टोटल एंड मॉन्टेस्क्यू का। सो कैन यू सी कि इस पर्टिकुलर पेज में कंटेंट कितना ज्यादा है और हर एक लाइन एक वैल्यू ऐड कर रही है और कितने सारे डायमेंशंस कवर्ड है, मतलब 1 2 3 4, ये 5वां इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कुछ और कंक्लूजन के लिए यहाँ पे कुछ 5 डायमेंशंस कवर्ड है। सो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज कि अगर आप देखोगे, मैं वापस आऊं अगर पहली लाइन पे, तो कंटेंट तो आपको मिल गया। तो कंटेंट का नोट्स ऐसे नहीं बनाना कि आपने, अगर आपके पास 200 पेज का कंटेंट था तो आपने 400 पेज का नोट्स बना लिया उसका, नहीं। स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, कुछ मीन्स के आंसर जैसा होना चाहिए, कंटेंट डेंस होना चाहिए, ताकि आप इसको टॉपिक वाइज कन्वर्ट करके इसका 1/10 कर पा रहे हो, राइट। नाउ मूविंग ऑन, अब देखते हैं तीसरा पार्ट कि कंसोलिडेशन कैसे करना है, ठीक है। कंसोलिडेशन और पीरियोडिक एनरिचमेंट कैसे करना है, यानी कि हमने दोनों एक साथ ले लिया, ठीक है, दोनों हमने एक साथ ले लिया, कंसोलिडेशन और पीरियोडिक एनरिचमेंट, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो कंसोलिडेशन कैसे करना है और पीरियोडिक एनरिचमेंट कैसे करना है, राइट। तो पहली बात तो ये समझो कि मेंस के जो नोट्स है ना, वो ऑलरेडी एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन में आपको दिया हुआ, समझे मेरी बात। जैसे मैंने आपको पूछा था ना क्वेश्चन कि रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। तो मेंस के नोट्स में ऑलरेडी वो एक जगह कंसोलिडेटेड होगा, जबकि वही आपके स्पेक्ट्रम में नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं कि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ कॉन्सेप्ट, अभी हमने एनिमेशन का नोट देखा, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, राइट। इंडिया में सब, गाइस आपको सुनाई दे रहा है? किसी ने मुझे लिखा वंस अगेन फॉर व्हाट, क्या क्या वंस अगेन, जस्ट से ऐसा नो, मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ग्रेट। सो नाउ लेट्स लर्न कि वे ऑफ कंसोलिडेशन एंड पीरियोडिक एनरिचमेंट, तीसरा और चौथा पॉइंट हम एक साथ ले रहे हैं, राइट। तो जो मेंस के नोट्स होंगे ना, वो ऑलरेडी एक लेवल ऑफ कंसोलिडेटेड होंगे, एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन ऑलरेडी होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दिया था इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक और एग्जांपल ले लो सेपरेशन ऑफ पावर का। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी एक्सप्लिसिटली सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन नहीं है, राइट, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, लेट्स से, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर को बताते हैं, और जुडिशरी ने भी सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला हुआ है। फॉर एग्जांपल व्हाट आर दोज प्रोविजंस, तो आर्टिकल 50 है, डीपीएसपी के अंदर मिलेगा, डीपीएसपी के अंदर जहां पे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की बात हुई है, यस। उसके अंदर फिर आप जाओगे जुडिशरी वाले चैप्टर में,
तो वहां आपको मिलेगा कि कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट, दैट इज ऑल्सो व्हाट अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि जजेस का कंडक्ट आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। तो आपको जुडिशरी वाले चैप्टर में लक्ष्मीकांत, या डीपीएसपी में मिला। उसके बाद पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जाओगे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जाओगे तो वहां क्या मिलेगा कि एनीथिंग सेड बाय एनी ऑफ द एमपीज या एमएलएस, राइट, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में एनीथिंग सेड और डन, एनीथिंग सेड बाय द एमपीज, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि लेजिस्लेचर को किससे सेपरेट कर रहा है, जुडिशरी से। सो अलग अलग चैप्टर्स में जाके आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रोविजंस मिलेंगे। अब एग्जाम में आ गया कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो तुम अगर सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिक स्टैटिक पार्ट पढ़ के जाओगे ना, वहां कहानी नहीं, वहां से कहानी तुम्हारी नहीं जम पाएगी, ठीक है। तो मेंस के नोट्स जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी एक लेवल ऑफ कंसोलिडेटेड होते ही हैं, समझो मेरी बात, राइट। मेंस के नोट्स में ये सारी चीजें आपको एक साथ दी गई, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फिर भी हमको एक लेवल कंसोलिडेशन करना होता है अपने हिसाब से, क्योंकि बुक तो हम सभी पढ़ रहे हैं, बट अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं। तो वो क्या तरीका होना चाहिए, कॉमन मिनिमम ग्राउंड, जिसपे आप लोग एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन कर सकते हो। और कंसोलिडेशन के बाद आपको पीरियोडिक इनरिचमेंट करना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो न्यूज़ है वो डेली कुछ ना कुछ आ रही है, बदल रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़। वो तभी अब आपके हो सकता है कि वो मेंस के नोट्स में एडेड नहीं हो, आज जो आपके नोट्स में हो और 1 महीने बाद कुछ और हो जाए, तो वो तो आपको मेंस के नोट्स में नहीं मिलेगा ना, वो आपको करंट अफेयर बुकलेट में मिलेगा, राइट। तो हाउ यू कैन कंसोलिडेट ऑल दीज थिंग्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो सबसे पहले क्या, कुछ स्टैटिक पार्ट आपको कंसोलिडेट करना पड़ता है, एक जगह करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मेंस के सिलेबस और पीवाईक्यूज के अराउंड, यानी कि माइक्रो थीम के अराउंड टॉपिक एंड डायमेंशन है, उन पे कुछ कुछ नोट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स का फिर अगर इन माइक्रो थीम के अराउंड कुछ करंट अफेयर आया तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने नोट्स में, राइट। ये 3 चीज करनी पड़ती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टैटिक टॉपिक पे कैसे नोट्स बना सकते हैं। जनरली यू विल लिसन टू द टॉपर्स कि उन्होंने लक्ष्मीकांत पे कोई नोट्स नहीं बनाया, स्पेक्ट्रम का कोई नोट्स नहीं बनाया, ठीक है। इन सब चीजों के कोई नोट्स नहीं होते हैं, इनकी स्टैंडर्ड बुक ही काम करती है, राइट। अगर फिर भी आपको नोट्स बनाना है, नोट्स क्यों बनाया जाता है? क्विक रिवीजन के लिए। पहली बात तो ये समझो, अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक ही पढ़ोगे, क्योंकि हर एक बार जब भी आप बुक पढ़ते हो, हर एक बार आपको कुछ नया ऑब्जर्वेशन मिलता है उसी बुक से। तो नोट्स को हमको क्विक रिवीजन के लिए चाहिए। और स्टैटिक पार्ट के जो नोट्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड बुक को जैसे आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है उसकी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मेंस में भी आपको हेल्प करे, तो उसका क्विक रिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको हो सकता है नोट्स बनाना पड़ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल ये कुछ नोट्स हैं अनिमेश के, स्टैटिक पार्ट पे बनाए। और फॉर एग्जाम्पल ये स्टैटिक पार्ट में सॉइल चैप्टर है, अगर आप देखोगे ज्योग्राफी के अंदर, आई थिंक 15-20 पन्ने का वो चैप्टर है, 15-20 पेज का वो चैप्टर है। तो उसको अनिमेश ने 2 पेज में कन्वर्ट कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट। तो अगर आप देखोगे टेबल फॉर्मेट में, जो कि बहुत ही अच्छा विजिबल है, एक बार विजिबिलिटी अगर आपने इसको देखोगे, अगर आप एट ए ग्लांस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। और ये 1 से 2 पेज के अंदर कंसोलिडेटेड है, तो आपको उस 15 से 20 पेज को रिविजिट नहीं करना है, आपको सीधे देखना है टेबल फॉर्मेट को, और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आपने पहले पढ़ी थी वो याद आ जाएगी। तो जो स्टैटिक पार्ट का नोट्स होता है ना, वो कोई नोट मेकिंग मेंस की तरह से नहीं होगा, सिर्फ आपको उसको छोटा कर देना है और इस फॉर्मेट में छोटा करना है, ताकि एक ग्लास में आपको चीजें याद आ पाए, राइट। यानी कि अगर 20 पेज की कोई चीज है, कन्वर्ट दैट इनटू 2 पेजेस यूजिंग टेबल डायग्राम्स एंड ऑल दीस थिंग्स, ताकि आप लास्ट में क्विक रिवीजन ले सको, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी पे कोई सवाल का क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी का, वैसे तो नहीं आएगा, बट मान लो क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से, तो यू शुड हैव दिस थिंग रेडी ऑलरेडी, जो आपके पास हो। अब वापस से जाके आप ज्योग्राफी की बुक नहीं पढ़ो मेंस के टाइम पे, राइट, सॉइल चैप्टर खोल के। बट इफ यू हैव दीज थिंग्स, तो लास्ट मिनट में रिवाइज करने में बहुत बेनिफिट होता है। सो स्टैटिक पार्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं किसी भी टॉपिक पे, आपको सिंपली अपने जो स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटीज हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को टेबल वाइज फॉर्मेट में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, सो दैट वो आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करे, आपको बार बार बुक के साथ न डील करना, राइट। दिस इज ओनली द मोटो फॉर द स्टैटिक पार्ट। एंड नाउ फॉर द स्टैटिक पार्ट वी हैव ऑलरेडी मेड द नोट। तो ये 20 पेज का है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज लक्ष्मीकांत में 100 पेज के अराउंड होंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ये अराउंड 20 पेज से ज्यादा है, मतलब अराउंड 40-45 पेज का होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई थिंक 5-7 पेज का होगा। डीपीएस भी बड़ा है काफी, वो भी आई थिंक 10 पेज के आसपास का होगा, 10-12 पेज, 15 पेज का। तो वी हैव कंसोलिडेटेड दैट इन व्हाट,
20 पेजेस, और 20 पेजेस भी नहीं, ये सब तो देखो अब ये सब तो कवर पेज ही है, यहाँ पे कुछ कुछ एनालिसिस है, यहाँ पे कुछ कुछ पीवाईक्यूज है, तो 4-5 पेज तो आपका वैसे ही निकल गया, जो 4-5 पेज तो आपका ऐसे ही निकल गया। एंड इन द टेबल फॉर्मेट इन अ वेरी सटल मैनर, ताकि आप ग्लांस में ही चीज़ों को रिवाइज कर पाओ फटाफट, ये ऑलरेडी बना दिया गया, राइट? ऑलरेडी बना दिया गया। उसके बाद पीवाईक्यूज भी यहाँ लिख दिए गए, अगर आप देख पा रहे हो तो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नोट्स ऑफ स्टैटिक टॉपिक, कि आपको वहाँ पे कॉपी भर के नोट नहीं बनाने, टेबल फॉर्मेट में छोटे में, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को क्विक वे में कंज्यूम कर पाओ, ताकि एग्जाम से पहले आपको चीजें रिमेंबर हो पाए। ये करने के लिए ऑलरेडी वी हैव डन, राइट? सो वो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है? हाउ टू एसेस द स्टैटिक नोट्स ऑफ सिविल जेली। देखो, सिविल जेली की एक स्टार्टर किट है दैट इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वो तुम, आई थिंक वो हर एक वीडियोस के साथ जो भी यूट्यूब पे अपलोड होती है, या यूट्यूब पे तुम जाओगे हमारे चैनल पे, वहां पे तुमको एक सीडी स्टार्टर किट लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो लगभग जो नोट्स हम फ्री में दे सकते हैं वो सारे हमने दे दिए, राइट? बाकी सारे मार्केट में अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो एंड टेक द प्रिंट आउट, और if you want to access these notes along with the mentorship, you can subscribe to our the courses that is there, right? Now अब ये समझते हैं कि स्टैटिक टॉपिक को हमने समझ लिया, उसके फ्लैट सोर्स मिल गए, वो काम आसान हो सकता है। यानी कि आपने 1-2 बार स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, तो आप उसके फ्लैश नोट्स को पढ़ लो, साथ में मिला लो, ठीक है? और साथ में मिला के पढ़ लो, और ताकि फिर आप फ्लैश नोट्स की ही रिवीजन करो। फॉर एग्जाम्पल, इससे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लो तुमको इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है? मान लो तुमको इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है? इकोनॉमी पढ़नी है, तो तुमने इकोनॉमी की बुक पढ़ी, जो भी तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक है, साथ में फ्लैश नोट्स रख लिए, ठीक है? साथ में फ्लैश नोट्स रख लिए, और फ्लैश नोट्स को ही अपने इकोनॉमी का बेस नोट समझ लिया, बेस नोट्स बना लिया। अब तुम बुक पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको फ्लैश नोट में देख लिया, तुमको लगता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, फ्लैश नोट में ही ऐड कर लो, ताकि ये 20-30 पेज का फ्लैश नोट्स तुम्हारा एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाए, ताकि लास्ट में रिवाइज करके तुम फटाक से एग्जाम देने बैठ सको, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द स्मार्ट वे, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू। नाउ मूविंग टू द सेकंड थिंग, कि स्टैटिक पार्ट को डील करने के बाद अपने को क्या करना है, मेंस के लिए माइक्रो थीम के टॉपिक्स और डायमेंशंस को कवर करना है, ठीक है? तो माइक्रो थीम पे कैसे नोट्स बनेगा? माइक्रो थीम क्या है? पीवाईक्यू और सिलेबस का एनालिसिस है, इसकी समझ है, अब इस पे हमको नोट्स बनाना है। तो हमने कंटेंट ले लिया, हमने स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क समझ लिया कि कैसे बनना चाहिए, ठीक है? अब हम बनाएंगे कैसे माइक्रो थीम पे नोट्स, उसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो लेट्स टेक अ माइक्रो थीम जिसपे हमको नोट्स बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो ये हमने माइक्रो थीम ले रहे हैं क्या? मान लो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी की एक सिलेबस की लाइन 15 नंबर, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, ठीक है? तो इसके अंदर एक माइक्रो थीम है क्या? वाटर मैनेजमेंट, ठीक है? अब आप देखोगे तो वाटर मैनेजमेंट एक हाई प्रायोरिटी माइक्रो थीम है। क्या है? हाई प्रायोरिटी माइक्रो थीम। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ कि हाई प्रायोरिटी माइक्रो थीम है? क्यों? क्योंकि अगर आप इसका वेटेज देखोगे पिछले 13 साल में, कैन यू सी दिस? क्लाइमेट चेंज वाली माइक्रो थीम कम प्रायोरिटी की है। इसके 3 ही क्वेश्चन आए, बट वाटर मैनेजमेंट वाली जो माइक्रो थीम है ना, इसके देखो। सो हाई प्रायोरिटी माइक्रो थीम मतलब क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, राइट? 3 बार से ज़्यादा आई हो, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हाई प्रायोरिटी माइक्रो। इसलिए मैं ये वाटर मैनेजमेंट वाली माइक्रो थीम दिया आपको समझाने के लिए। तो एक सिलेबस की लाइन है, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, सिलेबस की लाइन है ये रही, और वाटर मैनेजमेंट वाली माइक्रो थीम है। अब इसके हमको क्या करने? नोट्स बनाने, ठीक है? नोट्स बनाने। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे नोट्स बनाएंगे। नाउ वाटर मैनेजमेंट हमने यहाँ पे उठा लिया, अब इसके हमको क्या करने? नोट्स बनाने। वाटर मैनेजमेंट में हमको माइक्रो थीम के नोट्स बनाना, ठीक है? तो ये बात समझो कि ये जो माइक्रो थीम है, तो माइक्रो थीम को एनालाइज करने के लिए आपको इसके पीवाईक्यूज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? पीवाईक्यूज पढ़ना। तो जब आप पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो इस माइक्रो थीम के अंदर आपको क्या मिलेगा? टॉपिक मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे इस माइक्रो थीम के अंदर, और टॉपिक्स के अंदर क्या मिलेगा? आपको डायमेंशंस मिलेगा। डायमेंशन कि किन इस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, वो डायमेंशन बताता है कि यूपीएससी ने अभी तक इन टॉपिक में कैसे-कैसे सवाल पूछे हुए हैं, वो बताता है यूपीएससी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। तो माइक्रो थीम, टॉपिक, डायमेंशन, ये हमारा क्या है? टॉप टू बॉटम ऐसे जा रहा है, राइट? अगर आप देखोगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया हुआ है, और क्वेश्चन से हम टॉपिक निकालने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट ज़ूम इन फॉर यू, राइट? इन व्हाट वे फ्लड
can be converted into sustainable source of irrigation and all weather inland navigation in India, right? तो फ्लड पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरह तुम देखोगे तो ये ड्रॉट पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरह तुम देखोगे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी ट्रीटीज है। लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, अगेन ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन यहाँ देखो फ्लड, ड्रॉट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात कर रहे हैं, वाटर स्ट्रेस, ठीक है, या क्राइसिस, अगेन देखो फ्रेश वाटर पे क्वेश्चन आया हुआ है। सो इस माइक्रो थीम के जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? टॉपिक्स मिलेगा। और जब इन टॉपिक्स की डिमांड पढ़ोगे ना, इन क्वेश्चन की जब डिमांड पढ़ोगे तो आपको डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। इन क्वेश्चन की डिमांड पर जैसे यहाँ क्या पूछा हुआ है, टॉपिक क्या हमारा, इन व्हाट वेज फ्लड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन। यानी कि फ्लड टॉपिक क्या है, फ्लड, और डिमांड क्या है कि कैसे फ्लड को हार्नेस करें, किसके लिए? इरिगेशन के लिए, दैट इज डिमांड 1। और फ्लड जो आया हुआ है उसको कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं उसके वाटर को, कि हम ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन कर पाए, दैट इज डिमांड 2। तो फ्लड टॉपिक के अंदर 2 डायमेंशंस अपने को मिल गए, राइट। डिमांड हमारी क्या हो गई? इस टॉपिक को पढ़ने की डायमेंशन, राइट। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो आपको क्या करना है? माइक्रो थीम पकड़ना है, माइक्रो थीम के अंदर टॉपिक देखना है, टॉपिक के अंदर डायमेंशन निकालना है, और इन डायमेंशन पे आपको नोट्स बनाना है यूज करके एक्स फैक्टर। तो डायमेंशन लेवल पे जाके आपको नोट बनाना होगा, ठीक है। माइक्रो थीम आपको एनालिसिस देती है, पीवाईक्यूज आपको क्या देते हैं? टॉपिक्स और डायमेंशन देते हैं। तो उस टॉपिक पे क्या नोट बनाना है? डायमेंशन लेवल पे नोट बनाना है यूजिंग एक्स फैक्टर नोट्स, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन पीवाईक्यूज में ना अपने आप बहुत सारा ओवरलैप्स होता है। जैसे यहाँ पे पूछा कि इन व्हाट वेज फ्लड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन। और यहाँ देखो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से कैसे हम ड्रॉट की प्रॉब्लम, फ्लड की प्रॉब्लम और इंटरप्टेड नेविगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे दिमाग लगाया तो 2017 में, तो इसका कंटेंट 2020 में जाके यूज हो रहा होता, राइट। Though the topic has changed, but the content, some of the content for this particular question will also be used here as well, right? And this is what the aptitude aspect, ये आपको यही सीखना है। हर एक क्वेश्चन को जब आप कंटेंट प्रिपेयर करेंगे ना, कुछ कुछ पार्ट हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में लग रहा हो सकता है कि आपने 5 क्वेश्चन प्रिपेयर किए उसके आंसर्स, और एक छठवां क्वेश्चन आ गया, तो छठवां जो क्वेश्चन है सबके कंटेंट से थोड़ा थोड़ा यूज होके इसका आंसर बन रहा हो। तो ये आपको स्किल सीखनी है, यही स्किल सीखनी है, और यही आपको मदद करेगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको कभी नहीं आने वाला, राइट। आता है, डेफिनेटली आता भी, ऐसा नहीं है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन के बेसिस पे आप पूरा एग्जाम तो निकाल सकते हैं ना। यू हैव टू डेवलप द एप्टीट्यूड, राइट। सो नाउ नोट बनाने का तरीका क्या? हमने कंटेंट पकड़ लिया, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क समझ लिया, हमने स्टैटिक टॉपिक को छोटा करने के लिए फ्लैश नोट देख लिए। अब हमको माइक्रो थीम पे नोट बनाना है, तो माइक्रो थीम को क्या करेंगे? टॉपिक निकालेंगे, टॉपिक का क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। टॉपिक को डायमेंशन कौन देता है? पीवाईक्यू देता है, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू को माइक्रो थीम के अंडर में देखना है ताकि हम बाउंड्री सेट कर, राइट। अब देखोगे तो हमने क्या किया, वाटर मैनेजमेंट की सारे टॉपिक्स है, ठीक है, टॉपिक्स है। और टॉपिक्स का क्या है? फ्लड, ड्रॉट, वाटर रिसोर्सेज, इसके ये डायमेंशन जिस पे आपको नोट बनाना है, ये डायमेंशन है जिस पे आपको नोट बनाना है, राइट, ठीक है। ये डायमेंशन जिस पे आपको नोट बनाना है। तो एक टॉपिक जो है, जैसे ये टॉपिक है आपका फ्लड, तो फ्लड के अराउंड कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट होगा, कुछ स्टैटिक पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल फ्लड की डेफिनेशन, एरिया विच आर प्रोन टू फ्लडिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी ओनली, राइट। कॉजेज क्या है फ्लड के, इम्पैक्ट क्या होता है फ्लड का, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट होगा, कुछ कुछ आपको ना पीवाईक्यू से मिलने वाला है। अब देखो ये जो है क्या है, पीवाईक्यूज के क्या है, ये पीवाईक्यूज का डायमेंशन है। फ्लड इन इंडिया कैन बी हार्नेस्ड, अभी हमने ऊपर देखा था फ्लड इन इंडिया, हाउ वी कैन हार्नेस द फ्लड, राइट। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे अगेन वापस लाके, सो इरिगेशन में और नेविगेशन में कैसे हम इसको हार्नेस कर सकते हैं, राइट, व्हाट वे वी कैन यूटिलाइज इट। तो दूसरा आपको कुछ कुछ तो स्टैटिक पार्ट, दूसरा क्या मिला, पीवाईक्यू के माइक्रो थीम डायमेंशन से मिलता है, पीवाईक्यू के डायमेंशन से मिलता है। और कुछ कुछ आपको करंट अफेयर से मिलता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अफेयर क्या चल रहा है अभी फिलहाल, या स्ट्रक्चरल जो भी मेजर्स एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, ये सारी जो चीजें चेंज होती रहती हैं, या कुछ कुछ चीजें जो नई आ रही होती हैं, वो आपको न्यूज से मिलता है। तो किसी भी टॉपिक को तैयार करना है तो उसका कुछ ना कुछ स्टैटिक एस्पेक्ट होगा, कुछ माइक्रो थीम पीवाईक्यू लिंकेज होगा, कुछ कुछ न्यूज में होगा। तो ये तीनों को मिला के आपका टॉपिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होता है। अब हो सकता है कि इसको प्रिपेयर करने में आपको 3 पेज लग जाएं,
इसका कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाने में आपको 3 पेज लग जाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में ये है कि इसका 1 पेजर बनाऊंगा। अरे 1 पेजर इज द लास्ट थिंग। अगर आपको इसको पूरा कवर करने में 3 से 4 पेज लग रहा है तब भी सही है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रखो। जब आप एग्जाम के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं, जैसे मान लो आपको मीन्स लिखना है, 15 दिन बचा हुआ है या 1 महीना बचा हुआ है, तब आप इन नोट्स को वापस रिवाइज करते हो ना, तब इन नोट्स को रिवाइज करते समय आप एक पेज रखो जहाँ पे स्क्रिबल करो वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको बार-बार भूले जा रही है, राइट? वो जो आप भूलते हो ना चीज़ों को, वो आपके 1 पेजर का पार्ट बनेंगे। अब आप इसको ज़बरदस्ती में 3 से 4 पेज में अगर आपका पूरा कंटेंट कंसोलिडेट हो रहा है, उसको आप 1 पेज में बना दोगे तो कॉन्टेक्स्ट मिसिंग हो जाएगा, राइट? कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाएगा, तो आप ईज़िली समझ नहीं पाओगे टॉपिक को। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने ढंग से नोट्स बना लिए 3-4 पेज के इसके, ठीक है? फिर तुमने इसको क्या किया 1 पेजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब तुम्हारा प्रीलिम्स आ गया, तुम सब कुछ छोड़ दिया, अब चले गए प्रीलिम्स की तैयारी करने। 3 महीने तुम पूरा मेंस से गायब रहोगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे। अब जब तुम वापस से प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करोगे, तो मुझे ये बताओ क्या इस 1 पेजर को देख के तुमको सारा कॉन्टेक्स्ट याद आ जाएगा कि इस 3 से 4 पेज में क्या था, फिर बुक में कहा था? तो तुम बुक से इन्फॉर्मेशन से बहुत दूर पहुँच गए 1 पेजर पे, राइट? तो एटलीस्ट बिफोर द प्रीलिम्स आपको यही करना होता है। 1 पेजर में नहीं फँसना है अभी, राइट? अंडरस्टैंड दिस। आई हैव गाइडेड लॉट ऑफ रैंकर्स एंड वेटरन्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 1 पेजर इज़ अ मार्केटेबल थिंग, राइट? इट इज़ इम्पोर्टेंट, येस इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट उसका किस समय पे इम्पोर्टेंस है लोगों को नहीं पता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब हाउ टू गेट दीज़ डायमेंशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कुछ-कुछ चीज़ें जो ऐसे फ्लड आप पढ़ोगे ना, तो कुछ-कुछ चीज़ें बेसिक्स होंगी फ्लड की, वो तो आपका स्टैटिक पार्ट होगा। ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आपका स्टैंडर्ड बुक है या एनसीईआरटी है या जहाँ से भी आप फ्लड पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, पीवाईक्यूज़ के माइक्रो थीम के एनालिसिस से निकालनी पड़ेंगी, वो आपको पीवाईक्यू दे देगा, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें आपको देगा करंट अफेयर्स मैगज़ीन देगी, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोज़ पीपल हू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, ठीक है? ऑल दोज़ पीपल हू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन दोनों एस्पेक्ट पे ही फोकस करना है सितंबर तक, कि आप ढंग से हर एक सब्जेक्ट का स्टैटिक एस्पेक्ट समझ जाओ इस टॉपिक का और पीवाईक्यू डायमेंशन समझ पाओ। आपको जनवरी में बैठ के इसको फ्लड को करंट अफेयर से लिंकेज नहीं करना है। क्या पता चला कि जुलाई में कहीं और फ्लड आ गया, तो अभी जो प्रिपेयर किए थे कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। समझे मेरी बात? तो पीपल हू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, राइट? सितंबर के बाद जब हमारा स्मैश पीवाईक्यू प्रोग्राम चालू होता है, जहाँ पे हम एडवांस टेस्ट देते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे हम क्वेश्चन भी ऐसे करंट अफेयर के साथ इंटरलिंक करके बना के देंगे। तब आपको करंट अफेयर्स अपने नोट्स में वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेकंड रिवीजन के टाइम, राइट? यानी कि अगर आप बताऊँ मैं आप, तो स्मैश में हम बेसिक टेस्ट लेते हैं जिसमें 18 बेसिक टेस्ट होते हैं, हम एडवांस टेस्ट लेते हैं 10, राइट? और ये बेसिक टेस्ट आपका सितंबर तक चलेंगे। तो अभी आपको बेसिक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए फर्स्ट राउंड में आपको यही चीज़ करनी है, इतनी ही दूर की, ठीक है? सबका एक टाइम होता है। ये आप हर टॉपिक के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट आज नहीं बनेगा, राइट? सो जब आप एडवांस टेस्ट लगाओगे तो आप ये क्विक रिवीजन कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने नोट्स बना लिया, सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन में जाके करना, राइट? तो फर्स्ट रिवीजन में आपको बेसिक्स ही समझने हैं, स्टैटिक एस्पेक्ट ही समझना है और पीवाईक्यू के डायमेंशन समझना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सिमिलरली एक और टॉपिक है, इसमें भी वही आपको प्रोसेस करना है। क्या निकालना है आपको? टॉपिक्स निकालने हैं, टॉपिक का डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन कैसे होगा? कुछ-कुछ आपका स्टैटिक पार्ट होगा, कुछ-कुछ पीवाईक्यू का माइक्रो थीम से लिंकेज से निकलेगा, कुछ-कुछ आपका करंट अफेयर्स होगा, राइट? तो अभी सितंबर तक फॉर दोज़ पीपल हू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, आपको मेंस की प्रिपरेशन के अराउंड यही समझना है कि स्टैटिक एस्पेक्ट्स क्या है और पीवाईक्यू के डायमेंशन क्या है, क्या उस पे आपका नोट्स बना हुआ है कि नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, एक पेज ऐसे लेना है, यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहाँ स्टैटिक और पीवाईक्यूज़ माइक्रो थीम वाले डायमेंशंस का नोट बनाओगे, ये एस्पेक्ट आप छोड़ दोगे ब्लैंक, ताकि करंट अफेयर आया तो यहाँ जाके इंटीग्रेट करूँगा। तो भी सेकंड रिवीजन जब आप लोगे तब, राइट? हर महीने अभी नहीं मेंस के लिए करंट अफेयर बनाना, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। जब भी आप फँसो, व्हेनेवर यू आर स्टक इन योर मेंस प्रिपरेशन, जस्ट रिविजिट दिस वीडियो, राइट? जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, टाइमलाइन के साथ कि किसका कब क्या रेलेवेंस है, वो आपको हेल्प करने वाले एग्जाम को क्लियर करने में। अदरवाइज़ आप हर टाइम फोमो में ही रहो कि अब पर्टिकुलर इस टॉपिक का करंट अफेयर्स आज ही लिंक कर दूँ। तो 27 की प्रिपरेशन करोगे, आज ही लिंक कर दोगे करंट अफेयर से, तो पता चला कि कुछ और हो गया अगले जनवरी में।
तो क्या करोगे? तो तुम्हारा अननेसेसरी नोट्स बल्कि होता जाएगा, राइट? नाउ तो नोट्स मेकिंग का क्या है, इस तरीके से चलता है। करंट अफेयर्स का लिंकेज, पीरियोडिक रिवीजन की जो करंट अफेयर के लिंकेज की हम बात करें, एग्जांपल देता हूं मैं कि हियर देयर इज एग्जांपल कि विलेजर्स सेज नो टू मर्जर विद अर्बन लोकल बॉडीज। अगर आप देखोगे तो अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज दो चीजें होती हैं हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो विलेजर्स जो यहाँ की रूरल लोकल बॉडीज थे, ग्राम सभा वगैरह, उन्होंने मना कर दिया अर्बन लोकल बॉडी के साथ मर्ज होने में। और ये कब की रिपोर्ट है, कब की न्यूज़ है? 29 अप्रैल की न्यूज़ है, 2024। ठीक है? और 2024 में मेंस का एग्जाम कब हुआ था? आई थिंक सितंबर में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो आ गया है, ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग अर्बन लोकल बॉडीज विथ रूरल लोकल बॉडीज विथ अर्बन लोकल बॉडीज। कैन यू सी दिस? तो पीरियोडिक रिवीजन इसलिए जरूरी है। तो अभी फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, you just have to leave a blank space here in your A4 sheet. यहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ जो भी टॉपिक है उसका स्टैटिक एस्पेक्ट्स के अराउंड और PYQs के डायमेंशंस के अराउंड ही क्या करोगे, नोट बना रहे हो। ठीक है? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड वी हैव हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु मेक नोट्स। अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, देखो उसका कंटेंट डेंसिटी एंड ऑल। कैन यू सी दिस? सिमिलरली कैन यू सी दिस? There are few students who have made notes which I am showing you. The one student who have made notes on मैप नहीं बना दिया, कितना सही मैप इसने बनाया हुआ है। सो प्रीलिम्स में इट इज गोइंग टू बी लेट्स से वेरी हेल्पफुल, राइट? तो बार बार वीडियोस देखने से बढ़िया मैपिंग के एक बार मैपिंग के वीडियो देखो, ऐसा कुछ नोट्स बना लो अपने लिए ड्रॉ करके एंड देन यू आर गुड टू गो। आप बहुत सारा टाइम बचा लोगे लास्ट मिनट के लिए, राइट? इतनी बात समझ में आई? सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज ऑफ मीन्स प्रिपरेशन, दैट इज आंसर राइटिंग। अभी तक हमने माइक्रो थीम समझा क्या होती है ताकि पीवाईक्यूज की एनालिसिस कर पाए, माइक्रो थीम पे नोट बनाना सीख लिया। अब नोट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आंसर राइटिंग। ठीक है? तो आंसर राइटिंग को भी डिटेल में समझते हैं कि आंसर राइटिंग के नुआंसेस क्या हैं। नाउ अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं बट आपको आंसर राइटिंग नहीं आती, तो आप एग्जाम में बहुत ही बिलो परफॉर्म करके आने वाले, बिलो परफॉर्म करने वाले और अब एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है? आपको आंसर राइटिंग आती है बट आपके पास नोट्स नहीं है, तो आपका कंटेंट जेनेरिक होगा, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कंटेंट क्या हो जाएगा एग्जाम में? जेनेरिक हो जाएगा। नोट्स ही नहीं है, लिखोगे क्या? आंसर राइटिंग आती है, उनको नुआंसेस पता है बट कंटेंट जेनेरिक हो जाएगा, तो एग्जाम ही निकलेगा। दैट इज व्हाई व्हेन आई से कि नोट मेकिंग एंड आंसर राइटिंग गोज हैंड इन हैंड। यानी कि अगर आप किसी माइक्रो थीम को पढ़ लिए, उस पर नोट बना लिए, ट्राई टू राइट द आंसर ऑन इट एंड ट्राई टू गेट द फीडबैक फ्रॉम योर मेंटर, देन ओनली यू विल बी एबल टू व्हाट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग। और तभी आप आंसर राइटिंग की गलतियों को नोट मेकिंग में बेहतरी कर सकते हैं, राइट? दे गो पैरेलल, राइट? और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आंसर राइटिंग अपने आप में एक 6 स्टेज प्रोसेस है जिसको लास्ट डिटेल तक आपको सीखना होता है। कम से कम 10 पेपर हमारे साथ कोई डिस्कस कर ले तो उसको हम आंसर राइटिंग ढंग से सिखा सकते हैं, क्योंकि 10 पेपर के अराउंड हम लगभग 200 क्वेश्चन डील कर लेते हैं और 200 क्वेश्चन में मल्टीपल पैटर्न्स, मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को रीइंफोर्स करा के सिखा सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाई वी से 10 पेपर्स इज इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इस 6 स्टेज प्रोसेस को कि इसमें क्या-क्या चीजें जो आपको लास्ट डिटेल तक समझनी है। सबसे पहले आपको ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या है? इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मुझे फ्रेम करना है, तो सबसे पहले तो मैं टॉपिक पकड़ूंगा। जैसे मान लो सेपरेशन ऑफ पावर, टॉपिक पकड़ूंगा। क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए क्या-क्या चीजें होती हैं? टॉपिक पकड़ूंगा, टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ इसकी डिमांड डालूंगा। क्वेश्चन में डिमांड होता है तो टॉपिक के ऊपर ही डिमांड होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा डिमांड कहीं हवा से आ गई। टॉपिक पकड़ूंगा, टॉपिक के ऊपर किसी डायमेंशन पे डिमांड डालूंगा, प्लस क्वेश्चन में क्या डालूंगा? डायरेक्टिव डालूंगा। बिना डायरेक्टिव के क्वेश्चन कैसे बनेगा? बिना व्हाट लगाए, बिना हाउ लगाए, टू व्हाट एक्सटेंड लगाए, क्रिटिकल एग्जाम में लगाए, कैसे क्वेश्चन बनेगा? ठीक है? तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है? एक टॉपिक होता है क्वेश्चन में, डिमांड्स होती है क्वेश्चन के अंदर और डायरेक्टिव होता है। इन तीनों को मिला के क्वेश्चन बनता है। ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन तीनों के अलग-अलग कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं। टॉपिक, टॉपिक की डिमांड्स और डायरेक्टिव्स, इनके मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं ताकि हम डिफरेंट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन बना सकें, राइट? तो सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके की फ्रेमिंग होगी उसका स्ट्रक्चर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। जब भी हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, हम आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। तुमने सुना होगा आंसर राइटिंग में हम पॉइंट जनरेशन के फ्रेमवर्क की बात करते हैं।
आंसर राइटिंग में हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग में हम आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है कि आपको पहले तो फ्रेमिंग समझना पड़ेगा क्वेश्चन की, ताकि आप स्ट्रक्चर सही पढ़ पाओ, राइट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, you have to identify the framing of the question in order to get the right structure, right। तो फ्रेमिंग को समझने के बाद अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीम और डिमांड। यानी कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ लिया, अब आप क्या करोगे, इसके टॉपिक और डिमांड्स को, थीम और डिमांड यानी कि टॉपिक्स को और उसके डायमेंशंस को तोड़ के अलग अलग करने की कोशिश करो। The question will be framed in such a manner कि it will be very difficult for you to identify the topic of the question, because question में multiple topics भी एक साथ आ सकते हैं, multiple demands आ सकती है, demands implicit हो सकती है, demand core हो सकती है, non core हो सकती है, demand implicit explicit हो सकती है, तो बहुत सारे permutation combination होते हैं, राइट। तो फ्रेमिंग पकड़ने के बाद आपको डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि बनाने वाले ने आपको नहीं बताया कौन सा टॉपिक और कौन कौन से डिमांड्स और कौन कौन सा डायरेक्टिव यूज करके वो बना रहा है, राइट। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, थीम डिमांड निकालना पड़ेगा। थीम डिमांड निकाल पाओगे तो आप राइट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बॉडी पकड़ पाओगे, राइट इंट्रोडक्शन और बॉडी पकड़ पाओगे। डायरेक्टिव का फंक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग में जैसे मैंने अभी बताया आपको, टॉपिक लिया जाता है, टॉपिक की कुछ डिमांड्स रखी जाती हैं जिसको आपको एड्रेस करना है, डायरेक्टिव लगाया जाता है। डायरेक्टिव के अंदर कुछ हिडन इंस्ट्रक्शंस होता है, तभी तो लगा रहे हैं, राइट। कि वो आपको इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स पूछना चाह रहा है, कि क्रिटिकली एग्जामिन बोलना चाह रहा है, ये डायरेक्टिव के अंदर छुपा होता है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को एड्रेस करने का तरीका ही आपको नहीं आएगा। तो ये आपको ये समझना पड़ता है। उसके बाद साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन समझना पड़ता है कि आपने सब तो समझ लिया, कि आपने फ्रेमिंग समझ ली, टॉपिक डायमेंशन डिमांड निकाल लिया, आपने जो है कि डायरेक्टिव समझ लिया, अब आप लिखने जा रहे हैं। तो लिखने जाओगे तो आप कुछ ना कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हुए होंगे उस टॉपिक पे। अब जब लिखने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सेम नोट लाके उतार दोगे आंसर में, आपको आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन के टोन के हिसाब से आंसर को सेट कर पाओ, राइट। तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन का तरीका। ऐसे डंपिंग नहीं होगी, आर्टिकुलेशन के फॉर्मेट में जाके वो जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन के डिमांड के टोन के हिसाब से आप आंसर्स को लिख रहे हैं। पॉइंटर्स वुड बी सेम बट आर्टिकुलेशन वुड बी डिफरेंट, राइट। साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन समझना पड़ेगा। इतने से आप जब आंसर लिखोगे तो आपको कुछ गैप्स मिलेंगे, आपको कुछ एक्स फैक्टर डालना पड़ेगा कि भाई रैंकर वैंकर की कॉपी से कुछ कुछ एनालाइज करना है, एक्स फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। तो वो सीखना पड़ेगा ताकि आप वो भी अपनी कॉपी में डाल पाओ। उसके बाद आपको पीयर लर्निंग करनी, ठीक है। अब आप ये समझो कि पहले दिन ही आप अगर टॉपर की कॉपी लेके बैठ जाओ, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, आपको लगने वाला सब कुछ अच्छा है, इसमें से सब कुछ उतार दो, ठीक, सब कुछ उतार। तो पहले दिन ही टॉपर्स कॉपी से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। यू हैव टू हैव सर्टेन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप टॉपर्स कॉपी को जज कर पाओ कि अच्छा ये चीजें इस कॉपी में अच्छी हैं, ये चीजें तो बेसिक का पार्ट है, ये चीजें स्टैटिक का पार्ट है, ये चीज पीवाईक्यू का पार्ट है, तो सभी लिख लेंगे जिन्होंने सीरियस प्रिपरेशन की है। टॉपर्स का एक्स फैक्टर क्या है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक पैरामीटर्स पता होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉपर ने एक कॉपी लिखी यहाँ पे, ठीक है, और एक स्टूडेंट ने टॉप कॉपी लिखी जो कि वेटरन है, ठीक है, जो अभी तक एग्जाम नहीं निकाला है। टॉपर ने, रैंकर ने कॉपी लिखी यहाँ पे। तो टॉपिक अगर सेम है तो इन दोनों को ऑलमोस्ट 90% या 80% तो कंटेंट सेम होगा, 20% ही तो टॉपर को अलग करता है। तो वो क्या एक्स फैक्टर है, वैल्यू एडिशन है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो क्लियरली डिमार्केट होना चाहिए कि क्या 80% चीज कॉमन है, क्या 20% चीज वैल्यू एडिशन है। तो वो आप तभी पता कर पाओगे जब आपको इस 80% की ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। इट 80% की ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज आपको पूरी कॉपी ही लगेगी कि टॉपर्स कॉपी है, सब कुछ अच्छा है। क्या आपको पिकअप करना है सेलेक्टिवली वो आपको पता नहीं होगा अगर आप पहले दिन उठाओगे तो, राइट। नाउ ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपने कोई अच्छा आंसर लिखा हो जो आपके दोस्त ने ना लिखा हो, आपके पीए ने लिखा हो, और उसने दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो जो आपने नहीं लिखा हो वैसा। नाउ यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, लर्निंग फ्रॉम पीयर्स। सो स्मैश मेंस प्रोग्राम में क्या होता है कि जनरली वी हैव लॉट ऑफ रैंकर्स, ठीक है, जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे होते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू गिवन गाइज अगेन अपीयर कर रहे होते हैं। सो एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है जिससे पीयर लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। सो दैट इज हाउ द आंसर राइटिंग थिंग वर्क्स। नाउ क्विकली मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि डिफरेंट फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ कि सपोज जैसे तुम बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, सपोज यू आर बैटिंग। तो बॉलर जो है
एक ही तरीके की बॉल नहीं फेंकता, हो सकता है कोई बॉल वो बाउंसर फेंक दे, कोई आपको यॉर्कर फेंक दे, राइट? कोई हो सकता है फुल टॉस फेंक दे आपके ऊपर, ठीक है? कोई शॉर्ट पिच की बॉल फेंक दे वो। तो हर एक बॉल को खेलने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। हर एक बॉल पे शॉट लगाने का तरीका डिफरेंट होगा। आप बाउंसर को कवर ड्राइव से नहीं खेल सकते, राइट? जो लोग क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आप बाउंसर को कवर ड्राइव से नहीं खेल सकते, राइट? तो एक अच्छा बैट्समैन वही होगा जो बहुत जल्दी बॉल के टाइप को पहचान ले और अकॉर्डिंगली शॉट डिसाइड कर ले। उसी तरह यूपीएससी भी हर एक जो क्वेश्चन है उसको अलग-अलग तरीके से फ्रेम करता है, ठीक है? तो एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने वाला स्टूडेंट वही होगा जो फ्रेमिंग के क्वेश्चन को पहचान ले और अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर जो है डिसाइड कर ले उसका, राइट? तो दिस इज व्हाट अ गुड स्टूडेंट इज। तो कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन जो डायरेक्ट एक्सप्लिसिट डिमांड, जैसे वो कोई यहाँ पे क्वेश्चन क्या, व्हाट आर मेटामॉर्फिक क्लॉक, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड, हाइलाइट द डिफरेंस, डायरेक्टली आपसे पूछो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म। सो दीस काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच आर इजी फॉर बिगिनर्स आल्सो, ऐसे क्वेश्चंस कुछ-कुछ होते हैं। कुछ इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल पे जाएँगे तो आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्टिव लग के आता है। एनालाइज़, क्रिटिकली असेस, डिस्कस, टू व्हाट एक्सटेंट। इन डायरेक्टिव का मतलब क्या है? डू यू एग्री? इन व्हाट वेज? ये क्वेश्चंस फंडामेंटली पिछले वाले क्वेश्चन से अलग हैं। यहाँ पे व्हाट, हाइलाइट, डिफरेंस, यहाँ पे सीधे पता चल रहा था डिमांड। यहाँ पे डायरेक्टिव्स लगे हुए हैं, वो भी एनालिटिकल डायरेक्टिव्स। तो इन क्वेश्चन को डिकोड करने का तरीका अलग होगा। उसी तरह कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं डायरेक्ट। जैसे पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या हो रहा है ये? जस्ट अ मिनट, इसको सही करने दो। कुछ क्वेश्चन आप देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्ट्रिक्टली कंपार्टमेंटलाइज द पावर, इट एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क दैट एम्स टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा का पूरा यहाँ तक स्टेटमेंट है। अगेन यहाँ देखो, ये पूरा पूरा यहाँ तक स्टेटमेंट है। अगेन ये पूरा का पूरा यहाँ तक स्टेटमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करें, दिस इज व्हाट द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लेट्स से एक स्टेटमेंट तो है यहाँ से यहाँ तक, बट अगेन आफ्टर द स्टेटमेंट आल्सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि वो आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लिसिट डिमांड के साथ। यू कैन सी क्वेश्चंस विद स्टेटमेंट एंड देन कंटिन्यू विद व्हाट एक्सप्लिसिट डिमांड। तो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपको समझनी पड़ती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको? थीम एंड डिमांड निकालना पड़ता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपको इसका थीम निकालना पड़ेगा। थीम मतलब क्या है? टॉपिक क्या है क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन पढ़ो जरा। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरेक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन। तो क्या इसका टॉपिक डेमोक्रेसी है? नहीं। क्या इसका टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। इसका टॉपिक क्या है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो टॉपिक को पहचानना ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्वेश्चंस मल्टीपल टॉपिक के साथ इंटरलिंक करके भी आ सकता है, मल्टीपल थीम के साथ। सो टॉपिक रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉपिक विल गो इनटू व्हाट? इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको डिमांड निकालना पड़ता है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको चमकेगा नहीं कि क्या पूछा हुआ है इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी कमेंट। मतलब क्या कि कौन-कौन से प्रोविजंस हैं जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को गारंटी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बताओ। दैट इज डिमांड 1। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जरूरी क्यों है डेमोक्रेसी के लिए, वो बताओ। दैट इज डिमांड 2। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या जाता है? हमेशा बॉडी के अंदर जाता है और यहाँ पे ये 2 डिमांड है। तो ये क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए क्या करना पड़ा? इसका अलग तरीका है। अगर मैं आपसे कुछ पूछता क्वेश्चन कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, तो आप तुरंत पकड़ लेते। बट अगर इसकी मैं फ्रेमिंग चेंज कर दूं, इस तरीके में कर दूं स्टेटमेंट टाइप में, तब इसको पकड़ने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, वो समझना आपके पास बहुत जरूरी है, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई थीम एंड डिमांड, राइट? थीम एंड डिमांड निकालने से क्या होता है? आपको इंट्रो बॉडी मिल जाता है, ठीक है? इंट्रो बॉडी मिल जाता है। मूविंग ऑन, अगेन सिमिलर वे पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद डायरेक्टिव भी होता है जिसको आपको समझना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे फ्रेम करना हो, तो मैं टॉपिक पकड़ूंगा, उसके अंदर डायमेंशंस डालूंगा, डिमांड्स वगैरह। डायमेंशन को या मैं डिमांड बोल देता हूँ, यहाँ पे डिमांड बोल देता हूँ, और डायरेक्टिव डालूंगा। तो डायरेक्टिव की फंक्शन समझे बिना आपको क्या होगा? आपका आंसर में डिमांड मिस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको ये पता होगा कि क्रिटिकली एग्जामिन में
पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों डिस्कस करते हैं, बट नेगेटिव वाली चीज हिडन है ना इस डिमांड के अंदर, इस डायरेक्टिव के अंदर। इस डायरेक्टिव के अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, वो हिडन है। तो डायरेक्टिव क्या करता है, हिडन डिमांड को भी एक्सपोज करता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स है वो क्वेश्चन में बियॉन्ड डिमांड जाके लिखते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके बाहर भी जाके बताते हैं। तो बियॉन्ड डिमांड जाना है कि नहीं जाना वो भी आपको डायरेक्टिव बताता है, अगर आपको उसकी समझ होगी तो। ठीक है, किस थीम पे इलैबोरेट करना है, कहाँ पे एनालाइज करना है, कहाँ पे सब्सटेंशिएट करना है, ये सारा फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टिव का होता है। तो अगर आपको अपना आर्टिकुलेशन बेटर करना होगा या डिमांड सही से आइडेंटिफाई करनी होगी, उसके लिए डायरेक्टिव का रोल होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये आपको करना होता है, उसके बाद आप इस तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाते हो। कैन यू सी दिस? इस तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग आप तब कर पाते हो। उसके बाद साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन समझना होता है। आर्टिकुलेशन आपको हमेशा क्या होना चाहिए, DAE अप्रोच में आना चाहिए। इसको मास्टर करने में स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ होती है और बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि वन नेशन वन इलेक्शन, टॉपिक हमारा क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। सिंपली 1 मिनट में समझ जाओगे। वन नेशन वन इलेक्शन क्या कह रहा है, डिस्कस वेदर यूनिफॉर्मिटी इन इलेक्टोरल साइकिल्स इज कंपैटिबल विद मल्टी पार्टी फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब सिंपल आपसे ये पूछना चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की कंपैटिबिलिटी क्या है, फायदे क्या है। ठीक है, और डिस्कस वेदर लगा के पूछा है तो चैलेंजेस क्या है ये भी पूछेगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जब पहली डिमांड्स को एड्रेस करने जा रहा होता है, यहाँ पे आप देखो राइट साइड में कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा है और पॉजिटिव्स बता रहा है। तो अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसने 3 पॉइंट लिखे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब मुझे देखने से तो नहीं पता चल पा रहा कि क्या लिखा है इसके अंदर, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा और आपको भी देखने से समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ। मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके मैं ये समझ पाऊंगा। वहीं दूसरा स्टूडेंट जिसकी हैंड राइटिंग भले बेकार है, अगर आप देखोगे इसकी हैंड राइटिंग इसके मुकाबले तो बहुत कमजोर है, बट जब वो लिख रहा है आंसर को, अगर आप देखोगे कंपैटिबिलिटी बता रहा है, जब वो कंपैटिबिलिटी, तो कंपैटिबिलिटी में बोला कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट करेगा पॉलिसी पैरालिसिस, वेरी गुड। इलेक्टोरल पोलराइजेशन कम होगी। ठीक है, वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा। यानी कि मैं वर्टिकल व्यू में इसको देख पा रहा हूँ और इसको मुझे पूरा मेहनत लगी पढ़ने में। दो इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बट इतना टाइम क्या मुझे लगता है इवैल्यूएटर देने वाला है जो तुम्हारी रियल एग्जाम में कॉपी चेक करेगा। तो इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी समझना भी एक कला है और उसके हिसाब से अपने आपको DAE अप्रोच लगाना पड़ेगा। यानी कि क्या, कि आप जब भी एड्रेस करो कोई भी डिमांड को, तो आप डायमेंशन डालो और एग्जाम्पल डालो, डायमेंशन डालो और एग्जाम्पल डालो, या डायमेंशन डालो आर्गुमेंट डालो। ठीक है, डायमेंशन डाला, आर्गुमेंट दिया, डेवलप हायर और एग्जाम्पल से यहाँ सब्सटेंशिएट कर दिया। तो DAE अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपका वर्टिकल व्यू में कॉपी पढ़ी जा सके, वर्टिकल व्यू में कॉपी जा सके। एक इवैल्यूएटर को हॉरिजॉन्टली आपकी कॉपी में मूव ना करना। दिस इज व्हाट इम्पॉर्टेंट, दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। दैट इज वाई आर्टिकुलेशन करना आना चाहिए। हो सकता है कि ये स्टूडेंट ज्यादा नंबर पा जाए इस स्टूडेंट से, क्यों, क्योंकि इसकी आर्टिकुलेशन का तरीका बहुत अच्छा है, राइट। मूविंग ऑन, एक्स फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टॉपर्स कॉपी से। सिंपली आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एस्पेक्ट जो टॉपर लिख रहा है वो 80% ऑफ द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, कौन सा एस्पेक्ट वो लिख रहा है जो एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रहा है उसकी कॉपी में, जो उसको अलग कर रहा है बाकी लोगों से। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से परेशान है कि सर अपनी कॉपी में अलग क्या करें। अरे भाई 80% ऑफ द चीजें, अगर टॉपिक तुमसे पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें बोरोइंग की गई हैं, तो तुम क्या अलग सोच के थोड़ी कुछ अलग सा लिख दोगे, जो तुम्हारे लक्ष्मीकांत में दिया गया वही तो लिखोगे। ठीक है, बट हाउ टू एड्रेस इट, 80% ऑफ द थिंग विल बी सेम, ओनली 20% ऑफ द थिंग्स विल बी व्हाट डिफरेंट। तो उसको सीखने के पहले आपको पहले 80% बेसिक्स समझना पड़ेगा, फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, तब जाके आप इन चीजों पे काम कर पाओगे। तो टॉपर क्या करेगा, इंट्रोडक्शन में कोड से स्टार्ट कर देगा। अगर आप देख रहे हो, कोड से स्टार्ट कर देगा। नाउ हर एक पहले टॉपिक पकड़ो, टॉपिक के ऊपर तुम्हारे पास डेफिनेशन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, कोड होना चाहिए, वो एक अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। लेकिन सबसे पहले अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको सितंबर तक तो सारे टॉपिक के ऊपर एक बेटर डेफिनेशन या बेटर कंटेक्स्ट या डेटा वगैरह आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप कोट वगैरह की तैयारी करना शुरू करो उसके ऊपर, राइट। तो पहले दिन ही कोट वोट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट दे मेक डिफरेंस। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ तैयारी कर चुकी थी, सेकंड राउंड ऑफ प्रिपरेशन में दे स्टार्ट कोडिंग ऑल दीज थिंग्स, कमिंग अप विद ऑल दीज इनोवेशन। फर्स्ट डे नहीं होता ये सारी चीजें, तो आपको तभी वो समझ में आएगा जब आप प्रोसेस में सही गुजरे रहोगे। दिस इज व्हाट द इनोवेशन दैट द टॉपर डज, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड सिमिलरली एक और कॉपी है, आप देख लेना,
उसके बाद लर्निंग फ्रॉम पीयर्स, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 स्टूडेंट हमारे पास, दोनों ने मेंस लिखा था 2025 में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर इज मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई डिस्कस। दोनों सेम क्वेश्चन है, देख पाओगे तो दोनों सेम क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा हुआ आंसर, एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा हुआ है। तुम मुझे बता दो प्रेजेंटेशन किसका ज्यादा अच्छा है, राइट वाले का। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया कि बी आर अम्बेडकर की टीचिंग बता दी यहाँ पे, रेलेवेंट क्यों है और क्यों है टेबल फॉर्मेट में जाके मैप कर दिया। अब ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, रेलेवेंट हिज आइडियाज कुछ बताना चाह रहा है। तो काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो इफ ऑन द वर्टिकल व्यू आई वुड टेंड टू रीड हिज कॉपी इन मच बेटर वे, द राइट वन, एंड अवॉर्ड हिम बेटर मार्क्स rather than this particular guy। हो सकता है कंटेंट बेटर हो, बट प्रेजेंटेशन के आस्पेक्ट में इसने मार दे दिया है, ठीक है। इसने मार दे दिया इसको, सिर्फ कंटेंट भी बेटर है, बेटर आर्टिकुलेटेड भी है और मैप भी है। तो ये आपको करना है और ये आपको पीयर से सीखने को मिलेगा, ठीक है। इफ यू हैव गुड पीयर्स जिन्होंने फंडामेंटल सीख लिया, बेसिक सीख लिया, आंसर्स राइटिंग के जो भी नुआंसेस है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए, देन यू कैन कम अप विद सर्टेन काइंड ऑफ इनोवेशन लाइक दिस, राइट। और एक दूसरे से आप सीख पाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द लर्निंग फ्रॉम द पीयर्स, जो कि लास्ट स्टेज था। अगर आप देखो एक आंसर ऐसा लिखा हुआ है सिमिलर क्वेश्चन का, एक आंसर ऐसा लिखा हुआ है, तो कंटेंट में भी सेम बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, दैट यू विल लर्न फ्रॉम ईच अदर ओनली। दिस इज द रैंकर्स कॉपी बाय द वे, हनीत सिंह सुडान, ठीक है। आई थिंक ही गॉट 173 रैंक या 176 रैंक, ऐसा कुछ पाया हुआ। सो दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम पीयर्स, राइट। तो आंसर राइटिंग की 6 स्टेज आप देख पाए। नाउ द सेशन हैज कम टू एन एंड। So quickly in 1 minute I'll tell you कि in Smash Maze what we do, we try to give you these nuances, right। और Smash में जो हमने डिजाइन किया था वो उसके 2 कंपोनेंट है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और पर्सनलाइज मेंटरशिप। मतलब क्या, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, कोई भी एक मेंस का प्रोग्राम जो तुम देखते हो मार्केट में, वो हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हो, डेली आंसर राइटिंग करा रहा हो, आपको मॉडल आंसर दे रहा हो, बट वहां पे आपका पर्सनल फॉल्ट फाइंडिंग कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा, फीडबैक लूप में आप नहीं जा पा रहे, आपका एप्टीट्यूड नहीं डेवलप हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम मास के लिए बना हुआ है। 2000 बच्चे वहां पे हैं, 10,000 बच्चे वहां पे एडमिशन ले रखे, 7,000 बच्चे वहां पे एडमिशन ले रखे, ठीक है। प्रीलिम्स में चल जाएगा, चलो। वहां पे आपका पर्सनलाइज फॉल्ट फाइंडिंग कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा, वो वहां पे कहाँ होगा, वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपका सेकंड कंपोनेंट में होता है पर्सनलाइज मेंटरशिप। नाउ एक प्रोग्राम में अगर सिर्फ और सिर्फ पर्सनलाइज कंपोनेंट हो, सेंट्रलाइज सिस्टम ना हो, तो वहां पे हर एक मेंटर अपना ही ज्ञान दे रहा होगा, ठीक है। उसके पास कुछ माइक्रो थीम नहीं होगी दिखाने के लिए, ठीक है। उसके पास कुछ आपका अलग से एक्स फैक्टर नोट्स नहीं होंगे, वो बोलेगा ये यहाँ से पढ़ लो, वो टॉपिक वहां से पढ़ लो, वो जाके वहां से पढ़ लेना, और भैया जैसा तुमको मेंटरशिप दे देगा। और आई टेल यू, अपनी ही जर्नी हो सकता है वो रेप्लिकेट करा दे, ठीक है। फॉर एनी मेंस प्रोग्राम टू वर्क देयर हैज टू बी सम सेंट्रलाइज्ड कंपोनेंट, जहां पे एक सिस्टम हो और एक पर्सनलाइज मेंटरशिप वाला कंपोनेंट होना चाहिए, जहां पे पर्सनलाइज फॉल्ट फाइंडिंग हो रही हो। क्योंकि सिस्टम अगर होगा सेंट्रलाइज सिस्टम, मेंटरशिप नहीं होगी तो वो मैकेनिकल हो जाएगा, मास के लिए हो जाएगा। और मेंटरशिप अगर होगी विदाउट सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, तो गेस वर्क हो रहा हो, हर एक वो मेंटर हर एक स्टूडेंट को अलग ही ज्ञान दे रहा हो, ठीक है। और हो सकता है सारे ही ज्ञान सक्सेसफुल रास्ते पे न जा रहा है। तो स्मैश हैज सेंट्रलाइज सिस्टम एज वेल, जहाँ पे माइक्रो थीम है। अब यूपीएससी के सिलेबस ऑफ पीवाईक्यूज सबके लिए अलग नहीं होने वाले, राइट। तो सेंट्रलाइज कंपोनेंट का पार्ट है, नोट्स सबके लिए एक होने वाले हैं, पीवाईक्यूज पे आंसर कैसे लिखना है वो भी सबके लिए एक होने वाला है, बर्निंग इशू में क्या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं उस पे कंटेंट सबके लिए एक होने वाला है, टेस्ट सीरीज सबको एक ही देने वाले हैं, मॉडल आंसर सबको एक ही देने वाले हैं। बट इसका जो ग्रैप्स है वो सारे स्टूडेंट अलग तरीके से करते हैं। वहां पे पर्सनलाइज कंपोनेंट का रूल आता है, जहाँ पे एक मेंटर आपका सही से स्ट्रेटजी टाइम टेबल प्लानिंग कर पाए, टेस्ट टारगेट कंप्लीशन में हेल्प कर पाए, आपका मेंटल हेल्थ मोटिवेशन बना के रखे, और पेपर डिस्कशन में आपको फॉल्ट फाइंडिंग कोर्स करेक्शन कराए। So this is how the any means program is made, जो कि सक्सेस आपको दिला पाए। दैट इज वाई वी हैव 40% ऑफ रिजल्ट दिस ईयर। 40% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 40% बच्चे जो हमारे साथ मेंस लिख रहे थे, 40% निकल गए। टोटल आई थिंक 200 पीपल हैव क्लियर्ड द मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम सिविल जेली, जो मेंस लिख रहे थे हमारे साथ। दैट इज अ वेरी बिग नंबर बाय द वे। सो नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोग्राम, सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, ताकि हमारे काउंसलर्स आपको फोन करें और आपके प्रोग्राम की डिटेल दे पाए, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट of this particular QR code and you can reach out on this.